सो सी, सबसे पहले ब्रीफ अबाउट दिस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, बिकॉज ये जो कोर्स है इसके बारे में बच्चे ज्यादा समझते ही नहीं है कि ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सी, जब हम ट्रेडिशनल प्रिपरेशन की ओर जाते हैं, जो हम ट्रेडिशनल मतलब जो हम करते आ रहे हैं प्रिपरेशन, उसमें क्या होता है? उसमें ये चीज होता है कि हम लोग लेके आते हैं एनी स्कैन, हम लोग लेके आते हैं वेट स्कैन, हम लोग लेके आते हैं बड़ी बड़ी रिफ्रेशर्स, है कि नहीं? हम लोग जो बड़ी बड़ी किताबें होती है मोटी मोटी, जिसमें एक सब्जेक्ट पे 600 क्वेश्चन होते हैं, हम लोग वो लेके आते हैं और हम सोचते हैं शायद हम एक सब्जेक्ट में 600 क्वेश्चंस करेंगे, 700 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी एक किताब में। इसी तरीके से हम एनी स्कैन यूज करेंगे, उसमें 600 क्वेश्चंस, फिर वेट रैपिडेक्स उसमें 600 क्वेश्चंस, फिर वो ई नानू। तो हम क्या करते थे ट्रेडिशनल प्रिपरेशन, हम लोग वो जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्टिव किताब आती आती है हमारे मार्केट में, हम लोग वो लेके आते थे और उसमें सिंपली क्वेश्चंस को रटते थे। उसमें से आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत वेग होते हैं। वेग इन द सेंस कि अगर हम इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स देखें, हर एक स्टेट का एक अपना क्या होता है, अपना सिलेबस होता है कि नहीं? अगर हम कंपेयर करेंगे सिलेबस, तो जो राजस्थान बैच होगा उसका एक डिफरेंट सिलेबस होगा, फर्क रहता है, इट्स नॉट कि एग्जैक्टली सेम रहता है। अगर आप बीवीएससी की बात करोगे, बीवीएससी में हम सारे सेम डिग्री लेके आए हैं, बट अभी जाके हम देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट सिलेबस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एलपीटी की। अगर हम एलपीटी देखें, चाहे हम एलपीटी मिल्क देखें, एलपीटी मीट देखें, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है, हमारे में पूरा का पूरा जो एलपीटी क्या ना सिलेबस, पूरा का पूरा बुक सिलेबस है। लेकिन जब हम यहीं पे यूपी पे जाए, यूपी में जो एलपीटी का सिलेबस है ना, वो बस चंद लाइन दी गई है, 3-4 लाइंस दी गई है मिल्क की, 3-4 लाइंस दी गई है मीट की, है कि नहीं? आप मानते हो? जो यूपी से है, होमोजेनाइजेशन, स्टरलाइजेशन, कुछ बेसिक बेसिक से, या फिर मिल्क डेयरी इंडस्ट्री उसके बारे में पूछा गया। लेकिन जो मोस्ट पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है, वो होता है आपके लाइव स्टॉक बाय प्रोडक्ट्स, मतलब डेयरी बाय प्रोडक्ट्स। डेयरी बाय प्रोडक्ट्स पे, एबेटुअर बाय प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल भी सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? हाँ, अब जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि जितना सिलेबस में लिखा गया है वो उतना ही करे। उनको आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना है कि चलो वो भी पढ़ते ये भी पढ़ते, फिर एलपीटी आपस में स्कूमर डी जो है ना, आप अपने में ही बहुत मोटी किताब है, ठीक है? तो इसका पता चलता है कि यार हर एक स्टेट का अपना एक सिलेबस होता है, तो हमें एक कंसाइज सिलेबस फॉलो करना है। अब क्या रहता है कि कभी कभी हमें लगता है कि यार कभी कभी एग्जामिनर ना थोड़ा सा बियॉन्ड जाता है, सिलेबस से थोड़ा सा साइड में जाता है। अगर आपका एग्जामिनर सिलेबस से थोड़ा सामने भी जाए ना, वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि इंडिया में जो बाकी एग्जाम्स है वहां पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सी, हमारा जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, मतलब जो भी बॉडी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, वो सारी बॉडी कौन सी है? एक ही बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो आपकी पीएससी है कि नहीं? चाहे यूपी पीएससी हो, चाहे जेएनके पीएससी हो, चाहे आपका बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी। तो पीएससी में जो बॉडी होती है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सेम क्वालिफिकेशन के सब होंगे, सेम प्रोसीजर होगा सबका पेपर बनाने का। तो अगर हमें देखना है कि यार हम कैसे प्रिपेयर करें और हम किन क्वेश्चंस को एक्चुअली अटेम्प्ट करें, तो हम किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे? एक, जो हमारी स्टेट में पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले बार अभी तक पूछे गए, लगभग कितने साल भी एग्जाम हुआ उतनी बार पूछे। उसके अलावा जो नेक्स्ट बेस्ट सोर्स रह सकता है ना आपके लिए, वो ये रह सकता है कि जो इंडिया की दूसरे पीएससी है उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे। अक्सर आप लोग ये चीज नोटिस करोगे कि अगर कोई क्वेश्चन महाराष्ट्र एलडीओ में 2018 में आया है, वही क्वेश्चन राजस्थान पीएससी 2019 में रिपीट करेगा। ठीक, या तो एज इट इज रिपीट करेगा, मतलब डायरेक्ट लाइन उठा के रिपीट रिपीट करेगा, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगा, या फिर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आते हैं, इन 4 ऑप्शंस को बदल के एक ऑप्शन उठा के इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। यानी कि सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है ना तैयारी करने का, कि जहां पर आप बोलोगे यार मेरी तैयारी जो है ना वो कंप्लीट है, वो आपका एनी स्कैन वेट स्कैन करके नहीं होगा। वो आपके लिए क्या होगा? जब आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करोगे, लाइक ऑल इंडिया के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करोगे। ठीक, अभी के लिए क्या है, मार्केट में जितने भी सोर्स आप देखोगे ना, कोई भी कंपाइल्ड बुक नहीं है जो कि एक्चुअली में सारे पेपर्स देता है। कुछ किताबें थी लेकिन उनमें जो आंसर्स है ना वो बहुत ही गलत है। शायद कुछ स्टूडेंट्स मेरे
यूज करते होंगे, मैंने किसी किसी को बोला भी था, लेकिन उसमें सारे के सारे आंसर्स, मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स जो है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है आपके लिए वो की ढूंढना। आपको कहाँ पता है 2019 में राजस्थान में कौन सा जो पेपर आया था उसकी की कहाँ से लाओगे? ऊपर से की में भी दो दिक्कत है, पहले मेन की, उसके बाद आती है जो पहले प्रोविजनल की आती है, उसके बाद रिजल्ट के साथ साथ एक और की आती है जहाँ पे आंसर चले जाते हैं। तो उस हिसाब से ये जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ना, ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये है कि एक तो क्लासेस के साथ साथ हम ऐसे क्वेश्चंस रियल टाइम में प्रैक्टिस करें जो कि एग्जैक्टली डिफरेंट स्टेट पीसीएस में आए हैं, और आपके पास आपको आंसर ढूंढने की दिक्कत ही ना हो, आपके पास आंसर्स वगैरह भी हो। तो उस बेसिस में इस टेस्ट सीरीज की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। मैंने नोट किया है कि स्टूडेंट्स को लगता है शायद ये उतनी एफिशिएंट नहीं है, बट एक्चुअली मैं सच पूछे, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो मेरे हिसाब से ये जो टेस्ट सीरीज है ना एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि हमें वो 600 क्वेश्चंस एक एक किताब के करने ही नहीं पड़ेंगे, जो कि एक तो हम करते हैं। उसके बाद देखो, प्रीवियसली जब एग्जाम होते थे ना, तो एग्जामिनर्स उतने ज्यादा अवेयर नहीं होते थे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग डिफरेंट बुक से क्वेश्चन उठा के एज इट इज रेप्लिका छाप देते थे। लेकिन कुछ सालों से ना ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है एक्चुअली में। आप खुद भी देखना ये चीज कि पहले पहले जैसे 2013 14 15 में क्वेश्चंस आते थे, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते थे, गोट के मीट को क्या कहते हैं, गाय के जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रम। तो डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एफएमडी कौन करवाता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि मतलब एज इट इज कि बस वन लाइनर वाले क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट आ रहा है, अब थोड़ा क्वेश्चंस की लेवल चेंज हो रही है, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स ने इंटरव्यू भी हटा दिया, वो भी एक रीजन है। और दूसरी चीज ये है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। पहले जिस स्टेट में जितने वेटनरियंस निकलते थे उतने वेटनरियंस की सिलेक्शन होती थी, बट आप जाके आपको सबको पता होगा बहुत मुश्किल होता है। इवन अगर आप काबिल भी हो, फिर भी आपको बहुत उस डी डे के दिन क्या हो जाएगा, आपका क्या किस्मत रहेगी, उस बेसिस पे भी उस दिन चीजें चेंज हो जाती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रियल टाइम में प्रैक्टिस करो। सही है यहाँ तक सबको? ये क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज की रेलेवेंस सबको समझ आई क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप में से जितने भी लोगों ने एडमिशन लिया ना, वो एक्चुअली इस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ देख के मुझे लग रहा है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, बट उन्हें लगता है कि शायद में बाद में रिकॉर्ड देखेंगे। और इसमें बेस्ट है कि अगर आप लाइव में ही देखो। क्यों? क्योंकि टीचर के साथ साथ सॉल्व करोगे, बाद में उसी रिकॉर्ड को देखते हुए 4 घंटे लग जाते हैं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा एक्चुअली। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो एक्सटेंशन जो सब्जेक्ट है, अच्छा, जो पहली बार इस टेस्ट सीरीज में है, उन्होंने ये सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के लिए आए? वो एक बार क्लियर कर दो, बिकॉज अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बोल दो, जवाब दो, क्योंकि उस हिसाब से ही हम क्वेश्चंस को आगे जाएंगे, मतलब जिस हिसाब से, मतलब जैसे आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। हम ज्यादा तो प्रिपरेशन नहीं है, नहीं पढ़ रखा है इतना ज्यादा। ओके ओके, नाइस, कोई बात नहीं, आराम। जिसको जो भी दिक्कत है ना, फील फ्री टू आस्क। क्योंकि मैं ऐसे वो भाग के चली जाऊंगी क्वेश्चंस में, तो वो कोई ये नहीं बनेगा। ठीक है। सी, पहली चीज है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला कि मैम हमें ज्यादा आइडिया नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। अब पहली चीज है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, मुझे पता है बोर लगता है, मुझे पता है स्टूडेंट्स फॉलो ही नहीं करते, डिग्री में पता ही नहीं था क्या पढ़ा है, सबके साथ यही दिक्कत है। तो सबसे पहली चीज है कि आप इस सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हो ना, आप लोगों को आइडिया है ये एक्सटेंशन क्या होता है, ये वेटनरी एक्सटेंशन होता क्या है? आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के पास कोई नॉलेज है, ठीक है, आपको, आप, क्योंकि आप फोन यूज करते हो, क्योंकि आप लोग इंटरनेट यूज करते हो, क्योंकि आप लोग के पास अभी सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, है कि नहीं? आपको ये पता चल जाता है अभी कि कल का क्या मौसम होने वाला है। अब शाम को ही देखोगे, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई जर्नी प्लान करनी है, आप लोगों को कल जाना है हिमाचल, आप लोगों को कल आना है जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का वेदर थोड़ा खराब रहता है, हिमाचल का भी, स्पेशली विंटर्स में। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग शाम को ही मोबाइल निकाल के चेक करोगे, एक्वी वेदर चेक है जो भी यूज करोगे आप ऐप, कि यार कल ट्रैवल करना सही रहेगा, रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने ये क्यों किया? क्योंकि आपके पास थी टेक्नोलॉजी। अब देखो यार, एक फार्मर है, वो रहता है एक रूरल एरिया में, है ना? ये जो रूरल एरिया में आपका फार्मर रहता है, क्या इसको पता चल जाता है आसानी से कि कौन कौन सी मार्केट में नई क्वालिटी की सीड्स है, कौन कौन सी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
कौन कौन सी नई ब्रीड्स है, ठीक है, जैसे एग्जॉटिक ब्रीड्स हम लेके आ सकते हैं, या फिर हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं, या फिर हम लोग क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कैसे करवा सकते हैं, या फिर कौन सा वैक्सीनेशन अच्छा है, कौन सा वैक्सीनेशन कब करना चाहिए, क्या इस फार्मर को आसानी से पता चलता है जो कि रूरल एरियाज में रहता है? पता चलता है आसानी से? नो। नो। तो इसको इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई होना चाहिए जो इस फार्मर को बोले कि भाई तू ना कर रहा है नेचुरल मीटिंग अपने एनिमल्स की। नेचुरल मीटिंग के लिए क्या दिक्कत है नेचुरल मीटिंग में, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम रख रहे हो वो मेल, है कि नहीं? नेचुरल मीटिंग में मेल्स भी रखते हैं ना किसान। तो तुम्हें मेल्स रखने की वजह से मेल्स पे भी, मेल एनिमल्स पे भी खर्चा होता है, जो कि तुम्हारी इकोनॉमी पे बर्डन है, तुम्हारी जो व्यवस्था है उस पे बर्डन है। ठीक है। तो अब क्या होगा, उसको नहीं पता है कि दुनिया में कुछ एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके क्या हो सकता है, ये हाई क्वालिटी सीमेंट यूज कर सकता है, और साथ साथ ये यूज कर सकता है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी पता है आप लोगों को? कोई आइडिया इसके बारे में? सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का मतलब होता है कि आपका सीमेंट जो है ना, उसको इस तरीके से सॉर्टिंग की है, जेनेटिक्स में यूज किया गया कि आपका जो फीमेल है, फीमेल होने के चांसेस ज्यादा हो और मेल होने के चांसेस कम हो। क्योंकि फार्मर को चाहिए होती है ज्यादा फीमेल। क्यों फीमेल चाहिए होती है? बिकॉज फीमेल से मिल्क प्रोडक्शन आती है। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फोडर की दिक्कत है। अब हमारा जो इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि झांसी में है, वो बनाता है हाई क्वालिटी फोडर सीड्स। उस झांसी में है वो इंस्टीट्यूट, वहां पे साइंटिस्ट ने हाई क्वालिटी फोडर सीड्स बनाई। लेकिन बेचारा एक पीछे गांव में रहने वाला इंसान, बहुत ही दूर रहने वाला, इसे कैसे पता चलेगा कि हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स भी मार्केट में है? जो हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स यूज करेगा, इसकी फोडर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसका फोडर बढ़ेगा तो इसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसे कैसे पता चलेगा जब तक कोई बंदा ना आए और इसको बताए कि हाई क्वालिटी फोडर सीड्स लगाओ? और वो बंदा कौन होता है जो उसको बताता है? शाबाश। कौन होता है ऐसे बंदे जो बताते हैं फार्मर्स को कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी लाए, वो कैसे सीड्स को ग्रो करे, वो कैसे एआई करवा सकते हैं? कौन बताता है फार्मर को? क्या है उस बंदे का नाम? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफिसर, एक्सटेंशन वर्कर, जिसकी पढ़ाई आप लोग भी कर रहे हो। आप में से हर किसी को वेटनरी सेंटर पे जॉब नहीं मिलेगी। आप लोगों में से गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, कुछ को एक्सटेंशन ऑफिसर बनाया जाएगा और कुछ को वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बनाया जाएगा, जिनको क्लिनिक पे काम करना है। और जो आपके वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर बनेंगे आप में से, वो यही काम करेंगे कि वो फार्मर्स के पास जाएंगे और फार्मर्स को बोलेंगे कि भाई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई आ चुका है, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाई क्वालिटी फोडर सीड्स आ चुके हैं, आप ये सब कुछ यूज करो ताकि आपकी जो इकोनॉमी है वो बढ़े। तो कौन बोलेगा? वो एक्सटेंशन ऑफिसर। एक्सटेंशन ऑफिसर कैसे काम करता है, वो फार्मर्स को कैसे समझाएगा? क्योंकि फार्मर्स को समझाना आसान नहीं होता। फार्मर्स जो है ना, उनका एक बिहेवियर होता है। वो जिंदगी भर नेचुरल मीटिंग करते आ रहे हैं। आप आज अचानक से आ गए और उनको बोला कि नेचुरल मीटिंग छोड़ दो, एआई कर दो, वो क्यों मानेंगे आपकी बात? नहीं मानेंगे। तो आपको इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि वो आपकी बात माने। आप कैसे उसको समझाओगे? आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे ताकि फार्मर समझे? ये सब कुछ आप पढ़ते हो इस सब्जेक्ट में जिसका नाम है वेटनरी एक्सटेंशन। अब इसकी एग्जाम्पल देखो। आप लोगों के पास, सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास लैपटॉप है। तो सबको मैं पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ? सपोज मैं एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ? इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। लेकिन अगर आप किसान होते, किसान में हर एक के पास नहीं होगा इंटरनेट, रूरल एरियाज में इंटरनेट की कमी होगी, हर एक के पास फोन नहीं होगा। और अगर होगा भी फोन तो कुछ लोगों को फोन चलाना आएगा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि फोन कैसे चलाते हैं। तो क्या मैं एज एन एक्सटेंशन ऑफिसर उनको जूम मीटिंग में पढ़ाऊं एक्सटेंशन काम? क्या मैं फार्मर्स के साथ जूम मीटिंग करूं? कर सकती हूँ? बोलो। क्या पॉसिबल है कि मैं एज एन एक्सटेंशन वर्कर फार्मर्स के साथ जूम मीटिंग करूं? उन्हें आएगा नेट चलाना, उन्हें आएगा फोन चलाना? हो सकता है ऐसा पॉसिबल? नो।
नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोजेक्टर यूज करना पड़ता है, हमें फार्मर्स के फील्ड को विजिट करवाना पड़ता है, हमें फार्मर्स के लिए किसान मेला करना पड़ता है। किसान मेला क्या होता है, हर किसी स्टेट में किसान मेला होता है, कॉलेजेस में किसान मेला होता है, ताकि किसान मेला में फार्मर्स आए और फार्मर्स वहां पे समझे कि उन्हें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। आपने देखा होगा कि किसान मेला में फार्मर्स को सीड दिखाते हैं, उनको अच्छी अच्छी ब्रीड्स दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं क्रॉस ब्रेड काउज। क्यों? क्योंकि उनको उनके दिमाग में ये चीज आए कि वो भी इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि फार्मर्स को एक्सेप्ट करवाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की जो ग्रुप होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हेट्रोजेनस होते हैं। कोई फार्मर पढ़ा लिखा होगा, कोई फार्मर नहीं पढ़ा लिखा होगा, किसी को फोन चलाना आएगा, किसी को नहीं आएगा, कोई फार्मर बहुत आसानी से समझेगा, किसी फार्मर को समझने में दिक्कत होगी। इस वजह से आपका ये एक्सटेंशन का सब्जेक्ट आया। तो बेसिक सबको समझ आया क्वेश्चन जी करवाने से जी। पहले? ठीक है। तो क्लासेस में जो होगा वो ऑब्वियसली समझेगा ही। जो क्लासेस में, जिनने क्लासेस ली है, जो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी आई विल मेक श्योर कि उनको भी ये सब्जेक्ट समझ में आ जाए। ठीक है। सी, पहला क्वेश्चन आपका है कि एक्सटेंशन का जो वर्क है, वर्ड है, ठीक है, ओडिशा 2013-14 में क्वेश्चन आया था कि जो वर्ड एक्सटेंशन है, वर्ड एक्सटेंशन जो है ना, वो एक लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है टेंशियो। टेंशियो का क्या मतलब होगा? टेंशियो का मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन होगा, इसका मतलब स्ट्रेचिंग होगा, इसका मतलब आउट ऑफ स्कूल सिस्टम होगा, या फिर नन ऑफ द अबव? कोई बता सकता है? स्टेजिंग। फिर से बताए। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, स्ट्रेचिंग। ठीक है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें क्लियर होगी। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मतलब जिसने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन से भी सब्जेक्ट को कर सकता है। वो मैं दिखाऊंगी कैसे। ठीक है। आज थोड़ा पेन में मेरे को लैपटॉप चेंज करना पड़ा है, पेन थोड़ा। एक्टिव रिकॉल अभी कैसा होता है? एक्टिव रिकॉल का मतलब आप उल्टा कर रहे हो। ठीक है। आप पहले क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन से आप थ्योरी लगा सकते हो। इसका मतलब है एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन, कि आपका जो एक्सटेंशन है वो कौन सा वर्ड है। क्या ये लेटिन वर्ड है, क्या ये ग्रीक वर्ड है, क्या ये रशियन वर्ड है, या इंग्लिश वर्ड है? तो क्या है एक्सटेंशन, कौन सा वर्ड है? लेफ्टिंग। कौन सा वर्ड? लेटिन। तो ये हो गया आपका पहला पीवाईक्यू। सेकंड, सेकंड ये पूछ रहा है कि अगर ये वर्ड लेटिन है, तो लेटिन वर्ड है तो दो चीजों से बना है। एक को आप बोलते हो एक्स, एक को बोलते हो टेंशियो। जो आपने पूछा, इसने आपको टेंशियो पूछा है। कोई बताएगा एक्स क्या मतलब होता है? आउट मैम। एक्स, एक्स मीन्स आउट। ठीक है। तो एक्स का मतलब होगा आउट, और टेंशो का मतलब होता है खी। टेंशो अगर किसी को सी, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होता जिसको नहीं समझ, जिसने कभी नहीं पढ़ा था एक्सटेंशन क्या होता है, लेट वर्ड नहीं, वो उसको टाइम ही नहीं मिला पढ़ने को, ऐसे ही चला गया। लेकिन यार, टेंशो से क्या वर्ड निकलता है जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में? क्या बोलते हो उसको? टेंशन। जब आप, आपके पास एक रबर बैंड होता है, आप उसको ऐसे पुल करते हो, उसमें आप टेंशन देते हो, फोर्स लगाते हो, आप उसको ऐसे पुल करते हो, वो स्ट्रेच नहीं होता, खींच जाता है ना रबर बैंड। तो रबर बैंड अगर आप हाथ में रखोगे और रबर बैंड को आप ऐसे स्ट्रेच करोगे, ऐसे खींचोगे, उस पर टेंशन लगाओगे, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो टेंशो का मतलब होता है स्ट्रेच करना। अब किसी को आइडिया आया ये एक्सटेंशन का वर्ड इनने? आउट, एक्स मतलब आउट, टेंशो मतलब स्ट्रेचिंग। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है आउट स्ट्रेचिंग। आउट स्ट्रेचिंग मतलब किसी चीज को खींचना। आउट मतलब खींचना, आउट मतलब बाहर की ओर, टेंशन मतलब खींचना। तो किसी चीज को खींचने को, बाहर खींचने को बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये चीज किसी को समझ आया कि एक्सटेंशन का मतलब क्यों होता है किसी चीज को बाहर खींचना? कोई बता सकता है क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? प्रज्वल है क्लास में? ट्राई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है आप बताओ। क्यों बोलते होंगे एक्सटेंशन को किसी चीज को खींचना? नॉलेज को शेयर करना। एग्जैक्टली exactly, शाबाश। देखो, अभी मैंने आपको बोला एक्सटेंशन में क्या होता है, फार्मर को हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। वो टेक्नोलॉजी कहाँ बनी? टेक्नोलॉजी कहाँ बनती है? रिसर्चर कहाँ काम करता है? लेबोरेटरी में।
रिसर्चर ने कहाँ काम किया? इंस्टीट्यूट में। तो जब हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स बनी, हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स कहाँ बनी? इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि झांसी में है। तो एक्सटेंशन जो रिसर्चर्स होते हैं, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, वो कहाँ काम करते हैं? वो करते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में वो बनाते हैं हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स। लेकिन उन सीड्स को कहाँ लिया जाता है? कौन उनको यूज करता है? फार्मर। फार्मर। तो आपने क्या किया? आपने इसको खींचा। जो चीज बनी थी लेबोरेटरी में, आप जो चीज बनाई थी साइंटिस्ट ने किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, आपने उसको खींचकर, उस नॉलेज को खींचकर, उस टेक्नोलॉजी को खींचकर कहाँ लिया? फार्मर के पास। तो इसीलिए एक्सटेंशन को बोलते हैं आउट स्ट्रेचिंग। नॉलेज को बाहर स्ट्रेच करना। कहाँ से स्ट्रेच करना नॉलेज को? एक लेबोरेटरी से, एक रिसर्चर के लैब से, कहाँ तक? फार्मर की फील्ड तक। इसीलिए आप बोलते हो एक्सटेंशन को आउट स्ट्रेचिंग। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? डन? और आप इतने स्लो क्यों हो? बी एक्टिव। यस। सबको समझ आ रहा है? अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, ये जो इस क्वेश्चन में, इस इस वाले क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर फिर से पूछेगा, तो वो पूछ सकता है ये इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, या आउट ऑफ स्कूल सिस्टम क्या होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब होता है? रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड एजुकेशन। सी, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है जो कि मैंने ऐड तो नहीं किया, बट यहीं पे पढ़ा दूंगी क्योंकि ये टॉपिक ही रिजेंबल करता है। देखो क्या होता है, एजुकेशन जो होती है ना, वो होती है तीन प्रकार की। एक को आप बोलते हो फॉर्मल एजुकेशन, एक को आप बोलते हो इनफॉर्मल एजुकेशन, एक को आप बोलते हो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। किसी को कोई आइडिया कि ये तीनों में क्या फर्क रहता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल? नहीं। ठीक है। सी, आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, एडमिशन लेते हो, हर दिन स्कूल जाना पड़ता है, यूनिफॉर्म लगाना पड़ता है। ठीक है, 3 साल का बच्चा नर्सरी में जाता है। ठीक है, 15-16 साल का बच्चा 10th में जाता है। तो स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, ये कौन सी बनेगी? फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल? फॉर्मल। एग्जैक्टली ये बनेगी फॉर्मल। ये हो गया आपका फॉर्मल। यानी फॉर्मल एजुकेशन आपकी स्कूल एजुकेशन, आपकी कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी। अब देखो, आप लोग मेरे से भी पढ़ रहे हो, अब हमारी एकेडमी के बाकी बच्चों से भी पढ़ रहे हो, बाकी टीचर से भी पढ़ रहे हो। क्या वो फॉर्मल एजुकेशन है या फिर इनफॉर्मल है कि नॉन फॉर्मल है? वो फॉर्मल हो सकती है जो आप हमारे से पढ़ते हैं, एकेडमी से पढ़ते हैं, हो सकती है वो फॉर्मल। यस। क्या आप स्कूल जाते हो? ये स्कूल है कोई? नहीं। आपको यहाँ कोई स्कूल जाना होता है? नहीं जाना होता है। आपको अटेंडेंस लगती है? नहीं लगती है। आपकी मर्जी होती है, आप लाइव क्लास ज्वाइन करो, रिकॉर्डर देखो, नहीं देखो। कोई पूछने, कोई आपको ये बोलेगा, अगर क्लास, एकेडमी वाले आपको ये बोलेंगे कि अगर क्लास नहीं ज्वाइन किया कल से नहीं आना, ऐसा हो सकता है? बोलेंगे कल से तुम्हारा ये सब्सक्रिप्शन कैंसिल, बोलेंगे। लेकिन अगर आप स्कूल नहीं जाओगे 10 दिन 15 दिन, तो स्कूल वाले आपको रेस्ट्रिकेट करेंगे। तो जो एकेडमी में आप एकेडमी में हमसे पढ़ते हैं, ये बन जाता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। अब ये इनफॉर्मल क्या होता है? किसी को पता है इनफॉर्मल? आप जब छोटे हो, छोटे थे, आप 3 या 4 साल की उम्र में स्कूल गए, तब तक भी आपके अंदर संस्कार डेवलप हुए। आपके संस्कार आपको कहाँ से मिलते हैं? किन से मिलते हैं आपको अपने संस्कार? सबसे पहले जब आप पैदा होते ही मम्मी से। मम्मी पापा से। तो मम्मी पापा से जो आपको मिलते हैं वो होता है इनफॉर्मल। ठीक है। आपकी मम्मी पापा से तो संस्कार जो है वो भी एजुकेशन है, वो होती है इनफॉर्मल। आपकी मम्मी खाना बना रही होती है, कुक कर रही होती है, 10 साल 20 साल आपके घर पे तो मम्मी कुक करती है, तो आप अपनी मम्मी से देखते हो। अल्टीमेटली एक दिन आप बोलते हो अपनी मम्मी को, मम्मी आज से ना मैं ही कुक करूंगा। क्यों? मम्मा आपको पूछेगी, आपको, तुम्हें तो आता नहीं, तुमने तो कभी बनाया नहीं, तो तुम अपनी मम्मा को बोलोगे, मम्मा मैं आपको देख रहा था ना रोज रोज, तो आपको देखते देखते ही मैं सीख गया। तो जो हम दोस्तों से सीखते हैं, जो हम माता पिता से सीखते हैं, इस सारी एजुकेशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो तीन तरह की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अब एक्सटेंशन भी एक एजुकेशन है। क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि एक्सटेंशन कौन सी एजुकेशन है, क्या ये फॉर्मल है, क्या ये इनफॉर्मल है, कि नॉन फॉर्मल है? आपको तीनों कैटेगरी में कहाँ लगता है एक्सटेंशन एजुकेशन फिट होगी? फॉर्मल में, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल में? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल। किसी ने बोला इनफॉर्मल, किसी ने बोला नॉन फॉर्मल।
जिन्होंने इनफॉर्मल बोला उन्होंने इनफॉर्मल क्यों बोला, उन्होंने क्या सोच के इनफॉर्मल बोला? क्योंकि मैम ये एक्सपीरियंस बेस्ड ही तो है, पूरा डिमांड और एक्सपीरियंस इनके। एक्सपीरियंस बेस्ड है, डिमांड बेस्ड है। और जिन्होंने नॉन फॉर्मल बोला उन्होंने क्यों नॉन फॉर्मल बोला? हाँ बताओ, ताकि दूसरों को भी समझ आए कि एग्जाम में सोचना कैसे है। किसी फीमेल ने बोला था आई थिंक, क्यों बोला आपने नॉन फॉर्मल? डरो नहीं यार, अब मैम सही हो। इनफॉर्मल। इनफॉर्मल नहीं है, एक्सटेंशन जो है वो नॉन फॉर्मल है। जिनने मेरे पास पढ़ा था उनको मैंने बाद में नोट्स में चेंज करने के लिए भी बोला था। सी, अब एक दिक्कत है, जिन्होंने ये बोला कि इनफॉर्मल है, सर आप समझे, जो मैंने आपको बोला कि जो माता पिता से आप सीखते हो, जो दोस्तों से सीखते हो, वो इनफॉर्मल है। तो दोस्त आपको अच्छा भी सिखा सकते हैं, दोस्त आपको बुरा भी सीखते हैं। देखो फैमिली तो हर किसी की अच्छा ही सिखा सकती है, मैं फैमिली के बारे में नहीं बोल सकती बुरा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी की फैमिली ऐसी होती है जहां पे फैमिली में रोज झगड़े होते हैं, तो आप देखना बच्चे की साइकोलॉजी भी वैसी ही डेवलप होती है कि नहीं? अगर फैमिली में रोज झगड़े होते हैं, माता पिता को बच्चा रोज झगड़ते हुए देखता है, तो वो भी ऐसा ही बनता है बड़े होकर। तो यहां पर इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में कोई फिक्स्ड पता नहीं है क्या पढ़ना है, कोई फिक्स्ड हमने, अच्छा हम अच्छाई भी सीखते हैं, थोड़ी बुराई भी सीखते हैं। किसी के दोस्त बुरे होते तो वो दोस्त से बुराई सीखता है। तो कोई प्लान नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं किया गया है, कुछ भी सीख सकते हैं, अच्छा बुरा किसी भी वक्त। कोई टाइम नहीं फिक्स है, कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। लेकिन जब एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है, सिलेबस फिक्स तो नहीं है। लेकिन क्या एक्सटेंशन वर्कर कुछ भी जाके पढ़ा सकता है फार्मर को? कुछ भी जाके पढ़ा सकता है क्या फार्मर को वो? कुछ भी मतलब, देखो नहीं। यार यहाँ पे तारे हैं, यहाँ पे चांद है, यहाँ पे पेड़ है, क्या एक्सटेंशन वर्कर ये बोल सकता है? नहीं। तो एक्सटेंशन वर्कर क्या पढ़ाता है? एक्सटेंशन वर्कर जो होता है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन दोनों के बीच की होती है। अब आप समझो, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच की नॉन फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल कुछ में फॉर्मल जैसी होगी, कुछ में इनफॉर्मल जैसी होगी। एक्सटेंशन वर्कर के पास एक सिलेबस होता है, फिक्स तो नहीं होता, बट ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी पढ़ा सकता है। उसको फार्मर को क्या पढ़ाना है? नई टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ऐसा कुछ बुरा बुरा नहीं पढ़ा सकता, उसको नई टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ाना है। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन इनफॉर्मल क्यों हुई? क्योंकि बंदों की मर्जी है, फार्मर की मर्जी है, वो एक्सटेंशन वर्कर की बात सुने या ना सुने। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मैं एक एक्सटेंशन वर्कर हूं और फार्मर्स मेरी टीम में नहीं आए, फार्मर्स मुझे सुनने के लिए नहीं आए, 10 दिन नहीं आए सुनने के लिए, 15 दिन नहीं आए सुनने के लिए, क्या मैं बोलूं फार्मर को कल से तुम नहीं आना, रेस्ट्रिकेट किए जाओगे? बोल सकती हूँ? नहीं। फार्मर की अपनी मर्जी है, वो आए मुझे सुनने, ना आए, जैसे कि क्या होता है इनफॉर्मल में। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो होती है वो आपकी नॉन फॉर्मल होती है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर करिकुलम होता है। एक्सटेंशन वर्कर को, फार्मर को क्या पढ़ाना होता है? नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नए आइडिया के बारे में, नए इनोवेशन के बारे में। लेकिन फार्मर की मर्जी होती है वो आपकी बात सुने या ना सुने, क्योंकि एक्सटेंशन में एक डेमोक्रेटिक अप्रोच होता है। आप फार्मर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकोगे, उसकी मर्जी है वो सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। और अगर फार्मर आपकी बात सुन भी रहा है ना, तब भी क्या होगा, तब भी उसकी मर्जी है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे या ना करे। वो आपकी सारी बात सुनेगा, कल को सुबह जाके बोलेगा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं उगाने बरसीम सीड्स, मुझे नहीं करवाना एआई, मेरी मर्जी। आप क्या आप कुछ कर सकते हो क्या उसके साथ? कर सकते हो कुछ? हाँ मैम। स्कूल में फेल हो जाते हैं, स्कूल वाले क्या करेंगे, माता पिता को भेज दें, घर बुला देंगे, कल से अपने बच्चे को घर पे रख देना, यहाँ नहीं लाना, है कि नहीं? तो ये चीज होती है। तो ये क्वेश्चन आता है, एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सी है? तो याद रखेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। ये क्वेश्चन आपको समझ आए? इसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए। ठीक है, मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चंस करवाए, तीनों के बीच में डिफरेंस भी और ये भी। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब भी क्वेश्चंस करो, जो ऑप्शंस है ना उनके उनको भी डिस्कस करो कि अगर ये है तो ये क्यों नहीं है। आगे बढ़े हम। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कर लिया आपने, एक्सटेंशन ओडिशा 2024 में आया है क्वेश्चन, वो तो 2012 में था, ये 2024 में है, तो ये तो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सी एजुकेशन है? इनफॉर्मल है, फॉर्मल है या नॉन फॉर्मल है? क्या लिखेंगे सब? नॉन फॉर्मल मैम। नॉन फॉर्मल। डन सबको? आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो किसको, कौन सी एजुकेशन है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ? इनफॉर्म। फॉर्मल मैम। ओ इनफॉर्म। इनफॉर्मल है, मैं आपको इनफॉर्म। इनफॉर्मल पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ भी पढ़ा सकती हूँ।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ भी पढ़ा सकती हूँ। नॉन No, फॉर्मल ma'am. वैल्यू Ma'am, formal है ma'am. Formal है. फॉर्मल, नॉन Formal है ma'am. Formal है. नॉन फॉर्मल वो फॉर्मल नॉन फॉर्मल है। Non फॉर्मल formal है. क्यों नहीं है मेरी वाली एजुकेशन? देखो मेरा सिलेबस है, मेरा यूपी का सिलेबस, राजस्थान का सिलेबस, किसी ना किसी स्टेट का सिलेबस है। लेकिन समझो मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कल से मेरी क्लास में अगर तुम 2 दिन एब्सेंट थे ना, सब्सक्रिप्शन बंद करवा दूंगी, कल से मेरी क्लास में नहीं आना। बोल सकती हूँ क्या? नहीं। आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं। पहन के आना पड़ता है? नहीं। और एक समझो यार, फॉर्मल में क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी। 15 साल का बच्चा 10th क्लास में होता है, 3 साल का बच्चा नर्सरी क्लास में होता है। बट मेरी क्लास में मुझे क्या पता, कोई मेरे से 10 साल बड़े भी हो सकते हैं, कोई मेरे साथ 4 साल छोटे भी हो सकते हैं, कोई मेरे से 2 साल छोटे भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस। तो क्लासेस में ऐसा होता है क्या? क्या आप लोग क्लासेस में पढ़ते थे अपने जूनियर्स के साथ? आपने बीवीएससी में अपने जूनियर्स के साथ पढ़ा, क्या अपने एज ग्रुप के साथ पढ़ा? एज ग्रुप। Age group है ma'am. ना? यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब आप पढ़ोगे मेरे पास आपके सीनियर भी होंगे, आपके सुपर सीनियर भी होंगे, आपके जूनियर भी होंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये बनेगी नॉन फॉर्मल। ना तो आपको कोई यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, ना तो कोई आपके साथ कोई जबरदस्ती कर सकता। आपकी मर्जी, आप क्लास में आओ या ना आओ। मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि यार आया करो क्लासेस में। ज्यादा से ज्यादा मैं यही बोल सकती हूँ, ये तो नहीं बोल सकती तुम्हारा ये करवा दूंगी, मैं कैंसिल करवा दूंगी, जो कि आपके फॉर्मल में होता है कि एडमिशन कैंसिल कर देंगे अगर कल से नहीं आए स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सटेंशन मेथड इज यूज टू शो द वर्थ ऑफ ए प्रैक्टिस? किसी भी प्रैक्टिस की वर्थ आपको दिखानी है। वर्थ का क्या मतलब होता है इंग्लिश, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्थ दिखाने को? काम करके दिखाना मैम. हाँ, वैल्यू बोलूं मैं? हाँ जी मैम. मेथड हाँ, डेमोस्ट्रेशन होगा मैम इसमें. हाँ, वैल्यू दिखाने के लिए क्या करते हैं? मेथड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड. ठीक है, नाइस। अब फार्म एंड होम विजिट तो अलग ही लेवल का क्वेश्चन आया, फेस टू या तो फेस. मिल नहीं रहा है। दूसरा चीज आता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। अब आपके दिमाग में आएगा यार मैंने मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन बोला, रिजल्ट क्यों नहीं? मैम रिजल्ट क्यों नहीं रिजल्ट बोला? का मतलब मैम वो रिजल्ट देख के तो अडॉप्ट करते हैं मतलब हाँ, हाँ, वो एग्जैक्टली रिजल्ट होता है जब आपने किया उसके बाद आप दिखाते हो। ठीक है, अडॉप्ट करना पड़ता रिजल्ट है. है ना, वर्थ दिखाने सी के इज लिए। बिलीविंग मैम. सी इज बिलीविंग. सी 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 आराम से समझो। आपको किसी प्रैक्टिस की वर्थ दिखानी है, ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होगा कि वर्थ में रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। वर्थ रिजल्ट. मतलब वैल्यू। सुनो 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 सुनो, आराम से सुनो, घबराओ मत। मुझे दिखाना है मेरी क्लासेस का या फिर एकेडमी का वैल्यू क्या है, मुझे दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूं, मुझे दिखाना है, मुझे एकेडमी का वैल्यू दिखाना है। मैं कैसे दिखाऊं कि मेरी एकेडमी अच्छी है कि बुरी है? आप कैसे कैसे बिलीव करोगे? मैं आपको पूरे साल भर पढ़ाऊं, पूरे साल भर मेथड. पढ़ाऊं? जी मैम. समझो मेथड कैसे आएगा। मैं आपको पूरे साल भर पढ़ाऊं, उसके बाद आप मुझ पे यकीन कर पाओगे? या फिर अगर मैं आपको पहले रिजल्ट दिखाऊंगी उसके बाद आप मेरे से एडमिशन लोगे? पहले पढ़ा के मैम पूरे साल पढ़ा के. कैसे? पहले मैम जैसे डेमो क्लास दिखाते हैं ना, डेमो क्लास देते हैं वैसे उस टाइप. हम्म। उस देखो टाइप लेके. वर्थ किसी भी प्रैक्टिस का दिखाना है। देखो देखो आप ऐसे समझो, इस अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स लाए झांसी से, इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, उन्होंने बोला, मैंने उनसे हाई क्वालिटी फोडर सीड्स लिए, और मुझे पता चला आप सब एक गांव के लोग हैं और आपके के पास फोडर की दिक्कत है। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपके पास फोल्डर की दिक्कत है, मुझे आपकी प्रॉब्लम पता है। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई, और मैं आपकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन लेके आई? मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स। ठीक है, मैंने आपको बोला भाई देखो तुम सबकी ना दिक्कत है फोल्डर की, मैं तुम लोगों को दे रही हूँ हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स, आप लोग इसको लगाओगे। आप लोग बोलोगे क्यों लगाए? कोई बोलेगा अगर ये अच्छा नहीं हुआ फिर। अब आप बोलोगे कि भाई मेरा ना 100 एकड़ की जमीन है, अगर मैंने 100 एकड़ की जमीन पे लगा दिया और कल को जब फसल बीज मतलब फसल काटने का टाइम आया, अगर ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे 100 एकड़ की फसल जो है वो जाया हो जाएगी। बोलोगे? बोलोगे? मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई नहीं, इसकी वैल्यू है। मेरे साइंटिस्ट ने बनाया, मेरे ग्रासलैंड फोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया, झांसी वालों ने बनाया। आप बोलोगे नहीं मुझे क्या पता झांसी वाले कौन है, मुझे क्या पता साइंटिस्ट कौन है, मुझे क्या उनके साथ लेना देना है? अगर मैंने इसको 100 एकड़ पे लगाया और मेरे 100 एकड़ की जमीन खराब हुई, मेरे को इसका नुकसान कौन भरेगा? बोलोगे आप ये बात? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो अगर मैं आपको इस चीज को आपको मैं ये चीज बोलूं कि नहीं भाई इसकी वर्थ है, इस हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स की वर्थ है, मैं क्या करूंगी? मैं आपको ले जाऊंगी एक छोटे से केवीके में। केवीके में हमने ये बरसीम सीड्स लगाए थे और वहां पर पेड़ उगे थे,
फोडर उगे थे, बरसीम फोडर उगा था और ये फोडर बहुत अच्छा था, आपने रिजल्ट देखा, आपने खुद रिजल्ट देखा कि भाई हाँ इसकी वर्थ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिजल्ट से ही वर्थ दिखती है। मेथड का मतलब होता है किसी चीज को मेथड दिखाना। मैं आपको दो चीजें दिखा सकती हूँ। एक होता है, अगर मुझे आपको किसी चीज का मेथड दिखाना है, मैं आपको बोलूंगी भाई देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हें ये हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स लेने, मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ऑप्शन मैं तुम्हें दे रही हूँ मेथड का, सेकेंड ऑप्शन मैं तुम्हें दे रही हूँ रिजल्ट का। मेथड में मैं क्या करूंगी, मेथड में मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हारे जो लैंड है, जमीन है, इस जमीन पे तुम्हें कैसे उगाने हैं बरसीम सीड्स, कितनी, दोनों सीड्स के बीच में कितनी जगह छोड़नी है, साइड में कितनी जगह छोड़नी है, कैसे इसको पानी देना है, कैसे फसल को, बीज को बोना है, कैसे फसल को काटना है। ये होता है आपका मेथड दिखाना। यहां पर रिजल्ट में मैं क्या दिखा रही हूँ, देखो भाई ये वही जमीन है जहां पर हमने पिछले बार लगाए थे हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स, देखो देखो यहाँ पे कैसे पेड़ उगे हैं। अब वर्थ कहाँ पे मैंने दिखाई, रिजल्ट में मैंने बरसीम क्वालिटी की वर्थ, बरसीम क्वालिटी सीड्स की अच्छी वैल्यू है, वो कैसे आपको पता चली, रिजल्ट से पता चली कि मेथड से पता चली? रिजल्ट। अब बताओ, जिनको जो मेथड बार बार बोल रहे थे, बताइए सर, कैसे आपको पता चला ये अच्छी क्वालिटी के, मेथड से पता चला अच्छी क्वालिटी के बारे में, या फिर जब आपने खुद देखा कि भाई इतना अच्छा बरसीम उगा है, मेरी गाय तो अच्छा खासा दूध देगी, लेग्यूमिनस फोडर। रिजल्ट से मैम। आया समझ में, वर्थ क्यों अच्छी होती है? तो वर्थ जी। जो होती है किसी भी प्रैक्टिस की, वो किससे आपको पता चल जाती है, जब आप इसमें रिजल्ट देखोगे आपको पता चलेगा ना ये चीज अच्छी है कि बुरी चीज है। देखो अब वाइस एकेडमी अच्छी है कि नहीं है, आप देखोगे वाइस एकेडमी ने कितने बैचेस अभी तक लिए हैं, कितने रिजल्ट दिए हैं, जब आप रिजल्ट देखोगे ना तब आपको यकीन होगा कि हाँ भाई पढ़ाती सही है। कंटेंट से क्या फर्क पड़ता है, मेथड से क्या फर्क पड़ता है, मेरा मेथड कैसा भी हो, जब मेरा रिजल्ट ही नहीं आया तो आप क्यों मानोगे मेरी एकेडमी अच्छी है कि नहीं? तो वर्थ जो होता है उससे आपको पता चल जाता है, वर्थ किसी भी प्रैक्टिस की, कोई भी प्रैक्टिस की वैल्यू क्या है वो आपको तब पता चलता है जब आप उसका रिजल्ट देखते हो। और मेथड से आपको क्या पता चलता है, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन में आप किसी भी चीज का मेथड देखोगे, जैसे हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स कैसे लगाने, जैसे वैक्सीनेशन कैसे करवानी है, जैसे एआई कैसे करवाते हैं, उसको बोलते हैं मेथड दिखाना। जो प्रैक्टिकल आप करते हो ना, जो हम प्रैक्टिकल करते थे बीवीएससी में, वो होता है आपका मेथड। सबको समझ आ रहा है मेथड और रिजल्ट में क्या फर्क है? बाकी यस। क्लासेस में तो होता ही है। ठीक है, और जो, अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे आप, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन कौन कर सकता है और मेथड कौन आता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है। रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन कौन करेगा और मेथड कौन करेगा, मेथड कौन दिखाएगा? चलो मैं आपको, आप क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा नहीं है, मैं आपको आसान करने के लिए बोल रही हूँ। मेथड एक्सटेंशन वर्कर खुद दिखाएगा कि मेथड फार्मर दिखाएगा? एक्सटेंशन वर्कर। फार्मर। एक्सटेंशन वर्क मैम। जिन्होंने ये बोला फार्मर, फार्मर अगर मेथड दिखाए तो फिर एक्सटेंशन वर्कर के जंग लाने आया वहां पे, दिखाएगा तो एक्सटेंशन वर्कर, फार्मर को कहाँ पता है बेचारे को एआई क्या होता है, एआई कैसे करते हैं? तो मेथड डिमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो हमेशा फार्मर का, ये एक्सटेंशन वर्कर करता है, क्योंकि फार्मर को सीखना है। फार्मर को बोल, एक्सटेंशन में फार्मर को बोलते हैं लर्नर। ठीक है, लर्निंग एक्सटेंशन बाय में, डूइंग मैम। हाँ लर्निंग बाय डूइंग एक्सटेंशन का मेथड में, प्रिंसिपल। हाँ मेथड डेमोस्ट्रेशन मैम, लर्निंग बाय डूइंग ही आता ना मैम। हाँ, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल होता है लर्निंग बाय डूइंग। रिजल्ट का क्या सीइंग बाय प्रिंसिपल होता बिलीविंग। है? सीइंग बाय बिलीविंग मैम। हाँ एग्जैक्टली, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मेथड डिमोन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, रिजल्ट का क्या है। मेथड क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। रिजल्ट क्या होता है, सीइंग इज बिलीविंग, पहले इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास कर लो, है ना? आता हाँ था वो मैम। निरमा का, पहले खुद इस्तेमाल करो, रिजल्ट देखो, फिर विश्वास करो। वो जी। साबुन का एडवर्टाइज आता था, वो वही था, वो रिजल्ट ही होता है, पहले इस्तेमाल करो, देखो कि आपकी साबुन से साफ साफ कपड़े हो रहे हैं, उसके बाद ही आप हम पे विश्वास करो। ठीक है। मैम इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है ना मैम, हाँ जैसे मैम मोर टाइम मेथड लेता है फिर रिजल्ट लेता है टाइम ज्यादा। हाँ, टाइम कौन ज्यादा लेता है? देखो देखो मैं आपको इसमें सारे रिजल्ट। क्वेश्चंस बताऊंगी। पहला यही है कि मेथड डिमोन्स्ट्रेशन वर्थ दिखा, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन वर्थ दिखाता है, वैल्यू दिखाता है, मेथड दिखाता है कि किसी भी चीज को कैसे कर सकते हैं। दूसरा, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन हमेशा कौन करता है, फार्मर, सॉरी एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्क एक्सटेंशन वर्कर को मैम। दिखाएगा मेथड, दिखाएगा एआई कैसे करना है, दिखाएगा जमीन में बीज कैसे बोओगे। रिजल्ट कौन करता है, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट किसको देखना है, फार्मर रिजल्ट मैम। किस, हाँ तो रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन हमेशा फार्मर करता है। कैसे याद रखोगे,
निरमा का एडवर्टीजमेंट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैंने पहले साबुन घर लाई, मैंने कपड़े धोए, मुझे लगा निरमा की साबुन से मेरे कपड़े साफ हुए, कल से मैं निरमा ही खरीदना लग जाऊंगी। हाँ जी, जी ठीक है। नेक्स्ट चीज होता है कि इनमें से पूछा जा सकता है कि टाइम किसको ज्यादा लगता है, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन में टाइम लगता है कि रिजल्ट में टाइम लगता है? रिजल्ट में लगेगा मैम, टाइम ज्यादा तो, रिजल्ट आने में बहुत टाइम समय ज्यादा लगता है। लगेगा जी। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि इनमें से पुराना मेथड कौन है? मेथड डिमोन्स्ट्रेशन पुरानी टेक्नोलॉजी है कि रिजल्ट पुराना है? ये क्वेश्चन आता है, वो ओल्डेस्ट कौन है इनमें से? तो याद रखना, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन पुराना है, पुराने जमाने से करते आ रहे हैं। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो नई टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है? जी मैम। विषय पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है, बहुत सारे होते तो मजा आ जाता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज, सेटिस्फेक्शन मैम। एक्सटेंशन टीचिंग का लास्ट क्या होता है? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन कैसे करते हो ये क्वेश्चन? मैम, इसकी एक ट्रिक याद कर रखी है वैसे तो, एडिकास। एडकास इसकी एडकास्ट। एडकास, हाँ मैम, एडकास वो कर रखी है इसकी ट्रिक, AIDS। हाँ, एडकास पहला क्या स्टेप होता है? अटेंशन मैम, एडोप्टेशन। अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक जी मैम। करना। जागो ग्राहक जागो इज अटेंशन। जी मैम। ठीक है, दूसरा आई क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, कि लोगों के दिमाग में इंटरेस्ट डेवलप करना, इस चीज के बारे में उनके दिमाग में इंटरेस्ट आ जाए। डी क्या होता है? डिजायर। डेमोनेशन, डिजायर डिजायर आता मतलब ख्वाहिश आ जाए, ख्वाहिश ये आ जाए कि यार नेशनल मीटिंग छोड़ता मैं, अब तो मैं करता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी। तो ख्वाहिश मतलब होता है डिजायर। सी क्या होता है? कन्विक्शन। कन्विक्शन। कन्वेंशन। कन्विक्शन का क्या मतलब? डिजायर और कन्विक्शन की भी मतलब के बीच में क्या फर्क रहता है? डिजायर में मैम उसके अंदर थिंकिंग आएगी कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना हाँ चाहिए, एग्जैक्टली exactly. और कन्विक्शन में क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग इरादा। डिजायर में सिर्फ दिमाग में ख्याल आएगा, इच्छा। इच्छा जाग गई आपके दिल में, थोड़ी मुझे हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम है, आप समझ जाना। दिल में इच्छा जाग गई, दिमाग में इच्छा, मन में इच्छा जाग गई तो डिजायर। ठीक है, जब इस इच्छा के बेसिस पे आप लोगों ने स्ट्रांगली बनाया, अब आपके मन में आ गया नहीं मुझे करना ही करना है, तो वो होता है कन्विक्शन। ठीक है, स्ट्रांगली जब आपका डिजायर बहुत स्ट्रांग हो जाए उसको बोलते हैं कन्विक्शन। ए क्या होता है? एक्शन। उसके बाद आप क्या लोगे? एक्शन लोगे, आप वो चीज करोगे। ये पहले सिर्फ मन में ख्याल था, जब मन में ख्याल बहुत तेज हो गया, कन्विक्शन बन गया, तो अब आपने एक्शन ले लिया कि नहीं नहीं मुझे तो अब जाके एआई ही करवाना है। जब आपने एआई करवाया, जब आपकी ज्यादा फीमेल सी हुई, अच्छी ब्रीड पैदा हुई, तो आपके मन में सेटिस्फेक्शन आ गया। और सेटिस्फेक्शन से क्या हो जाता है? सेटिस्फेक्शन एक चीज करता है, उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन रीइंफोर्स लर्निंग। मतलब सेटिस्फेक्शन, जब इंसान कोई सेटिस्फाई होता है ना, अब जाके यही एक्सटेंशन वर्क अगर दोबारा आएगा ना, इस बार उसको मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी फार्मर को कि भाई सुन ले, मेरी बात सुन ले। इस बार फार्मर आगे से आएगा, बताएगा भाई तूने मुझे पिछली बार जो टेक्नोलॉजी दी थी ना एआई की, वो तो बहुत जबरदस्त है, मुझे बता गवर्नमेंट की और कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है जो मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप सेटिस्फाई होते हो तब आप बार बार आते हो, है कि नहीं? अगर आप किसी के टीचिंग से सेटिस्फाई हो, आप उसके पास बार बार आओगे। अगर आप एकेडमी से सेटिस्फाई हो, आप बार बार आओगे, है कि नहीं? तो इसमें क्या आता है, अगर क्वेश्चन ऐसे बदलता कि फर्स्ट स्टेप कौन होता है एक्सटेंशन टीचिंग का, तब क्या लिखोगे आप? पहला स्टेप एडाप्शन। एडेप्शन। इसमें तो वही आएगा है ना, एडकास्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है ये जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है, कि कैसे आपको टेक्स्ट एक्सटेंशन करना है, जो एडकास्ट की बाद में बात करें। जो विल्सन एडकास्ट है वो गैलप। एक्सटेंशन के ये थे, वो किसने दिए थे एडकास्ट के विल्सन स्टेप? गैलप मैम, विल्सन गैलप। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड दिए थे विल्सन एंड गैलप। सी एक चीज होता है, एक होता है एक्सटेंशन टीचिंग के क्या स्टेप्स है, उसके लिए आप लिखते हो एडकास्ट। दूसरा होता है एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या स्टेप्स है, वो पता है किसी को? यस ये तो हुए मैम, शूटर। टीचिंग। शूटर। शूटर नाम से मैम। शूटर या एओटर? शूटर तो एनालिसिस ऑफ सिचुएशन मैम। एक सेकेंड, एक्सटेंशन। पहला होता है ना एनालिसिस ऑफ सिचुएशन शायद। हाँ तो आपने शूटर यूज किया, मैंने ए से रखा एनालिसिस। ठीक, ये तो मैम शूटर से। शाबाश। सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स। जी मैम। फिर तीसरा टी से आता है मैम, क्या आता है याद नहीं आ रहा मैम। टीचिंग। टीचिंग। टीचिंग, टीचिंग, हाँ मैम। ई से इवेल्युएशन। जी आर मैम। से रिकंसिडरेशन करना। रिकंसिडरेशन, ये हाँ। याद रख लो। जिसको ये नहीं याद है वो आपकी मर्जी है, सर की तरह एस रख दो आगे या मेरी तरह ए रख दो आगे, है ना? शूटर भी सही है।
पहला स्टेप होता है, ये होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या स्टेप होता है, सी एक्सटेंशन वर्कर को पढ़ाना है। जब एक्सटेंशन वर्कर को पढ़ाना है, अब उसको पहले क्या दिमाग में आएगा कि यार मैं क्या पढ़ाऊं। वो देखेगा कि इस गांव के लोगों को क्या पढ़ाना चाहिए। वो देखने के लिए वो क्या करेगा, वो सिचुएशन का एनालिसिस करेगा। मतलब वो उस गांव में जाएगा, वो देखेगा कि इन गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। जब उसने देखा कि यार इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि इनके पास फोडर की कमी है, इनके पास फोडर जो है ना उसकी अवेलेबिलिटी कम है, इनको बाजार से खरीदना पड़ता है फोडर, जिसकी वजह से इनका दूध जो है वो महंगा है। तो पहला स्टेप क्या होगा एक्सटेंशन एजुकेशन का, सिचुएशन को एनालाइज करना, फार्मर की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना। सेकेंड स्टेप क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स को, अब ऑब्जेक्टिव्स को क्या सेट करना हुआ, सपोज जब ये इस गांव में गया था ना, इसने देखा कि यार किसी को फोडर की कमी है, किसी को एक उसे इसने देखा कि 90% लोगों को फोडर की दिक्कत है, कि उनको फोडर जो है वो महंगा मिल रहा है, उनके पास अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है। देखा, और इसने देखा कि 5-10 लोग ऐसे हैं जिनकी सॉइल में फर्टिलिटी कम है, उनकी सॉइल में फर्टिलिटी कम है। अगर 10% लोगों की दिक्कत सॉइल में फर्टिलिटी कम है और 90% की दिक्कत है फोडर की कमी, ये सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव, किसका सोल्यूशन देगा, फोडर की प्रॉब्लम का या फिर सॉइल की फर्टिलिटी प्रॉब्लम का? 90% की प्रॉब्लम जो ज्यादा है, 90%, तो उसका मतलब है ये घर जाके ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। उसको बोलते हैं एओ। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ये घर जाके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा। यार एक काम करता हूँ, इस हफ्ते इनको पढ़ा देता हूँ फोडर के बारे में, अगले हफ्ते देखता हूँ सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। शाम को बैठ के इसने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया, सुबह ये फिर से आया, सुबह क्या करेगा, अब ये इनको पढ़ाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, टीचिंग। लिख के रखो साथ साथ, थर्ड स्टेप होता है टीचिंग। तो थर्ड स्टेप में क्या करेगा, अब ये इनको पढ़ाएगा, टीच करेगा। क्या करेगा, टीच, किस चीज को टीच करेगा, कि कैसे आप लोग हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और टीचिंग के लिए क्या यूज करेगा स्टेप्स, टीचिंग के कौन से स्टेप होते हैं जो अभी पढ़े हमने, एड एडकास्ट में। एडकास्ट। एडकास्ट, अब उसे टीचिंग भी की, आराम से हो गया। टीचिंग के बाद वो क्या करेगा, उसने पढ़ा के गया, वो मैंने आप उसने पढ़ाया। आप सपोज आप हो फार्मर, मैंने आपको पढ़ाया हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स के बारे में। अब मैं जाऊंगी घर, मेरा काम खत्म हुआ क्या, इतना ही था क्या? नहीं मैम। नहीं, अब मुझे क्या आना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इवेल्युएशन। मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई आप लोगों ने अडॉप्ट तो किया टेक्नोलॉजी की, बस ये कान से सुन लिया ये कान से छोड़ दिया। तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे इवेलुएट करना पड़ेगा। जैसे क्लासेस में इवेलुएट किया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, उसी तरीके से मुझे वहां भी इवेलुएट करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि किस फार्म ने उगाया, किसने हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स को नहीं उगाया। अगर किसी ने उगाया उसको कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो सपोज मैंने देखा कि आप में से फॉर एग्जाम्पल क्लास में 5 बच्चे हो आप, मैंने देखा कि 3 ने तो उगाया था और उनका अच्छा रिजल्ट आया बरसीम का। 2 का मैंने देखा यार इन लोगों ने तो उगाया पर इनका फिर भी अच्छे क्वालिटी ऑफ फोडर नहीं आया। तो मुझे समझ में आया कि यार ये वही 2 लोग थे जिनकी सॉइल की फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम है। शायद इनकी सॉइल में प्रॉब्लम है, शायद इनकी सॉइल में एनपीके कम है। तो मैं क्या करूंगी, मैं वापस जाऊंगी, मैं बोलूंगी साइंटिस्ट को कि भाई एक काम कर, कुछ ऐसा चीज दे दे कि इनकी सॉइल की फर्टिलिटी भी वापस आ जाए। उसको बोलते हैं रिकंसिडरेशन करना, वापस जाके रीअसेस करना, फिर से देखना कि अब उनकी मदद कैसे हो सकती है। तो ये सोटर वाला या ओटर वाला आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के स्टेप्स है, और एडकास्ट किसके स्टेप्स है, एक्सटेंशन टीचिंग के। आगे बढ़े, यस। यहां तक सबको समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट है आपका 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टेड विजुअल एड इज। 2 डायमेंशनल जो 2D है, इनमें से कौन सा 2D है, मॉडल, स्पेसिमेन, फिल्म स्ट्रिप या फिर ऑल द अबव? मॉडल में ऑल द अबव। बोल दो। ऑल द अबव। एक बात बताओ, आपके पास मॉडल समझते हो? मैंने रेप्लिका आपके बोलते हैं पास मैम, रेप्लिका। मैंने मिट्टी का ग्लोब बनाया, मैंने आपके पास ग्लोब लाया, ग्लोब एक मॉडल है, ठीक है क्या? या फिर देखो मॉडल की बेस्ट एग्जाम्पल, आप लोग एनाटॉमी पढ़ते थे, आप लोगों के पास एनाटॉमी में स्कल होता था, पूरा का पूरा स्कल होता था, स्केलेटल सिस्टम पूरा का पूरा स्कल होता था, बोन्स होती थी। तो जो हम एनाटॉमी में बोन्स देखते थे, जो हम स्कल देखते थे, वो क्या होता है, मॉडल ही बोल सकते हैं उसको। जानवर का पूरा हड्डियों का ढांचा मॉडल हो सकता है। तो क्या मॉडल 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, आप बताओ। 3 डायमेंशनल। तो मॉडल थ्री कैसे बोल दिया डायमेंशन। था आपने, मॉडल होगा आंसर? नहीं। नहीं। क्यों? सपोज करो ये मेरे पास टैब है, सी ये होना क्या है, चाहिए।
मैं बोल सकती हूँ ये मॉडल है, टैब का मॉडल है। सपोज ये एप्पल का टैब है, मैं बोल सकती हूँ एप्पल का मॉडल है। तो मॉडल तो थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है? क्या स्पेसिमेन टू डायमेंशनल होगा? किसी भी चीज का स्पेसिमेन देना, क्या वो 2D होता है? नहीं। तो फिर कैसे बोल दिया? इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से यूज करो। तो क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर? नहीं। आएगा। तो क्या आएगा आंसर? फिल्म। फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप का क्या मतलब होता है? मैंने कोई प्रोजेक्टर चला दिया और मैंने स्क्रीन पे क्या लगा दी? फिल्म लगा दी। जब कोई भी फिल्म, मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, क्या वो 2D होती है कि 3D होती है? मूवी बताओ, स्क्रीन पे मूवी 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल है कि नहीं? तो फिल्म स्ट्रिप जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसको आप मतलब टच भी करो, लेंथ भी हो, हाइट भी हो, विड्थ भी हो, सब कुछ हो। तो 2D में तो ऐसा होता नहीं। तो फिल्म जो आप देखते हो वो होता है आपका 2 डायमेंशनल। तो एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो भाग भाग के नहीं करना है, पहले दिमाग लड़ाना है यार, वरना इतना इजी क्वेश्चन है कि बच्चा भी कर लेगा। लेकिन क्या दिक्कत है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देखा ही नहीं कि 2D पूछ रहा है, ऊपर से पूछ रहा है प्रोजेक्टेड। जहां पे प्रोजेक्टर यूज करते हो, फिल्म स्ट्रिप पे क्या होता है, आप ऊपर से प्रोजेक्ट लगाते हो, आपके पीछे चलती है मूवी। ऐसा देखा है क्या आपने कभी? आपके कॉलेज में यार, जब हम स्कूल बीवीएससी कर रहे थे, हमारे प्रोजेक्टर नहीं होता था क्लास में लगा हुआ, जो बोर्ड दिखाता, व्हाइट स्क्रीन पे दिखाता था सबको, उस पे क्लासेस टीचर लेते थे, है कि नहीं? तो वो आ गया आपकी फिल्म स्ट्रिप। सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिव टीचिंग एक्टिविटी अंडरटेकन एट एन opportune टाइम फॉर अ ब्रीफ पीरियड। क्या ये कैंपेन है? क्या ये टूर है? क्या ये फील्ड ट्रिप है? या फिर एग्जीबिशन है? यहां पर क्या कीवर्ड रखना है याद? ओपोर्च्यून टाइम। ओपोर्च्यून टाइम का मतलब होता है छोटे पीरियड के लिए, किसी पर्टिकुलर टारगेटेड टाइम के लिए, जो आपने टारगेट किया ब्रीफ पीरियड के लिए। ब्रीफ मतलब छोटा, ओपोर्च्यून मतलब होता है टारगेटेड टाइम के लिए, तब आपने टारगेट किया कि इसी टाइम पे मुझे टीचिंग करवानी है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने के लिए हम टारगेट टाइम ढूंढते हैं कि किस टाइम पे करना है? कैंपेन को करने के लिए हम टारगेट टाइम ढूंढते हैं, टूर को करवाने के लिए, फील्ड ट्रिप को करवाने के लिए, कि एग्जीबिशन करवाने के लिए। सपोज करो आप लोग एक एक्सटेंशन वर्कर हो, ठीक है, आपको करवाना है इनमें से कुछ भी। आपको किसके लिए, क्या करवाने के लिए आपको ये सोचना है कि भाई ये सही वक्त है, ये टारगेटेड टाइम है, सही वक्त है, हथौड़ा मार दो। हाँ, नहीं बोलते हैं लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। इनमें से कौन सा ऐसा चीज हो सकता है कैंपेन। जॉब करवाने के लिए किसी टाइम? क्या? कैंपेन। वेरी नाइस, कैंपेन। है कि नहीं? सपोज करो इलेक्शन, इलेक्शन आने वाले होते हैं, कैंपेनिंग कब स्टार्ट होती है? इलेक्शन के टाइम ही। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमें लग रहा है कि यार अभी ना बरसीम ग्रो करने का टाइम आ चुका है, बरसीम का सीजन आ चुका है, जल्दी जल्दी जाओ फार्मर्स के पास, अभी इनको बोलो कि हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स लगाए। क्यों? क्योंकि टाइम सही है, वक्त सही है, बरसीम क्वालिटी, बरसीम लगाने का वक्त सही है। तो क्या करो? कैंपेनिंग करवा दो, बरसीम की कैंपेनिंग करवा दो। तो कैंपेनिंग हमेशा हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक सही वक्त होता है, उसको बोलते हैं ऑपरच्यून टाइम। ठीक है। और किसी ब्रीफ पीरियड तक चलता है। टूर तो आप कभी भी जाओगे जब मन करे, फील्ड ट्रिप तो आप कभी भी करवाओगे, कोई एग्जीबिशन भी कभी भी करवाओगे। इसके लिए तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक टारगेटेड टाइम होना चाहिए, इसके लिए ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कैंपेन के लिए होता है कि यार ये सही वक्त है, मौका है, फायदा उठा लो। तो आपका इसका आंसर आएगा कैंपेन। सबको समझ आ रहा है? देखो एक्सटेंशन के क्वेश्चन में मैंने जो नोटिस किया ना, इसमें जो इसकी लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की, उसको अच्छे से समझना होता है, वरना आंसर्स निकालना मुश्किल नहीं है। मतलब मुझे लगता है बिना पढ़े भी निकाल दोगे, बट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो सही से समझो। अब आपके पेपर्स में हिंदी वाला भी आता है ना, तो इसको क्या किया करो, अगर ये नहीं समझ आ रहा ना अंग्रेजी वाला, तो हिंदी वाला देखा करो, वहां से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है आपका प्ले ग्रुप। ठीक है, इसमें एक एक्सटेंशन में एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ ग्रुप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगता है कि नहीं, फजूल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, बोलते हैं प्ले ग्रुप कौन सा ग्रुप है जो हम आपस में खेलते हैं? प्ले ग्रुप, क्या वो फॉर्मल ग्रुप है, क्या वो वॉलेंट्री ग्रुप है, क्या वो इनवॉलेंट्री ग्रुप है, या ऑल ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको? कोई भी बता दो जिसको लग रहा है कुछ आंसर। क्या होगा? फॉर्मल होगा, इनवॉलेंट्री होगा, वॉलेंट्री होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा?
बताओ कौन सा ग्रुप होगा, फॉर्मल, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री या ऑल ऑफ द अबव? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री। किसी ने बोला वॉलेंट्री ग्रुप। क्यों आपने बोला वॉलेंट्री? सी, आप ऐसे इस क्लास में ऐसे ज्वाइन करो जैसे आप सच में एग्जाम दे रहे हो। अब वहां पे जो भी लिखोगे ना दिल से, आप वही बोला करो आंसर। एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आएगा कि आप एग्जाम में सोचते कैसे हो। वॉलेंट्री क्यों आपने बोला? शाबाश, वेरी नाइस, यही तो आंसर है। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें अपने को कोई तो भी गाइड करता है ना मैम। वॉलेंट्री। देखो, आपकी आपकी मर्जी है, आप मेरे साथ खेलने आ जाओ। आपकी मर्जी है कि मेरे साथ नहीं, बगल में रहने वाले के साथ जाओ। क्या आप इसमें आपको कोई बोलेगा कि नहीं इसी के साथ ही रहो? आपकी मर्जी है। तो वॉलेंट्री ग्रुप वो ग्रुप होता है जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से चुनते हो, जिसमें आपकी मर्जी होती है। इनवॉलेंट्री ग्रुप वो होता है जहां पे आपकी मर्जी शामिल नहीं होती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आप लोगों को किसी के साथ फुटबॉल खेलना है। आप चुनोगे कि आप ए के साथ फुटबॉल खेलो कि बी के साथ फुटबॉल खेलो। आप ए के साथ दोस्ती करो कि आप बी के साथ दोस्ती करो। तो फ्रेंड्स ग्रुप ही आपका वॉलेंट्री ग्रुप है। क्या आपको कोई बोलेगा नहीं नहीं ए के साथ दोस्ती मत करना, बी के साथ ही करना? बोलेगा कोई? नहीं। लेकिन नहीं। जब जब आप क्लास में आते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका एक यूपी का बैच है, तो यूपी वाले बच्चे जो है ना वो यूपी में ही पढ़ते हैं। सपोज करो यूपी वाले एक, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है यूपी वाले ग्रुप में XYZ, उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है ABC। लेकिन ABC किस बैच में है? MP बैच में। या फिर ABC किस बैच में है? राजस्थान बैच में। क्या वो बोल सकती है नहीं नहीं मुझे उसी में जाना है? क्या यहाँ पे वो चुन सकती है अपना ग्रुप, जबकि उसको पता है मेरा सिलेबस तो यूपी वाले में ही होगा? चाहे उसको यूपी वालों में से कोई फ्रेंड हो ना हो, उसको बैठना पड़ेगा ना यूपी में ही। तो ये उसका इनवॉलेंट्री ग्रुप है। यहाँ पे उसकी दोस्त वहां भी क्यों ना हो, लेकिन उसको बैठना पड़ेगा यूपी वाले ग्रुप में। क्यों? क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो यूपी ग्रुप में होगा। तो ये होता है आपका इनवॉलेंट्री ग्रुप। ठीक। फॉर्मल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? टीचर्स का ग्रुप फॉर्मल ग्रुप है कि नहीं? डॉक्टर्स का ग्रुप फॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप का मतलब वो होता है जहां पर आपस में आपको कोई प्यार मोहब्बत दोस्ती वगैरह नहीं है, आप बस काम के सिलसिले में साथ रह रहे हो। तो वो होता है आपका फॉर्मल ग्रुप। है कि नहीं? समझ में आया तीनों ग्रुप्स, फॉर्मल, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? फॉर्मल ग्रुप वो जहां पे आपका आपस में कोई रिश्ता ना हो, आप एक साथ काम कर रहे हो इसलिए आप ग्रुप बना रहे हो, वो होता है आपका फॉर्मल ग्रुप। वॉलेंट्री ग्रुप वो ग्रुप जब आप अपनी मर्जी के हिसाब से बनाते हैं। इनवॉलेंट्री ग्रुप वो ग्रुप जहां पे आपकी मर्जी शामिल नहीं होती है। ये सब समझ आया? अगर मैं आपसे कल पूछूं फ्रेंड्स ग्रुप किसकी एग्जांपल है, फ्रेंड्स ग्रुप फॉर्मल है, इनवॉलेंट्री है कि वॉलेंट्री है, क्या बताएंगे आप? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ समझनी है, बाकी कुछ नहीं है। एक्सटेंशन प्रोग्राम किसके साथ डील करता है? सिचुएशन के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ, सोल्यूशन के साथ, या ऑल ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको? ऑल ऑफ द। वेरी नाइस, ऑल ऑफ द अबव। इसमें किसी को दिक्कत है कि हम प्रॉब्लम भी देखते हैं, सिचुएशन भी देखते हैं, सिचुएशन के बाद घर में जाके ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने हैं, मुझे क्या क्या करना है, उसके बाद बेचारे को फार्मर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तो कुछ है नहीं, सबको आता होगा। फर्स्ट स्टेप कौन सा है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस का? एक्सटेंशन टीचिंग का नहीं, एक्सटेंशन एजुकेशन का। मैंने आपको दोनों चीज बोली थी। एनालिसिस ऑफ। एक्सटेंशन टीचिंग अलग है, एक्सटेंशन एजुकेशन अलग है। क्या है इसका आंसर? एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। ठीक है, एनालिसिस कोई ऑफ दिक्कत? हो गया ये भी सॉल्व। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ लिया, वहां से अब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नुक्कड़ नाटक या फिर, ये भी आपके राजस्थान वाले बच्चों के लिए है। नुक्कड़ नाटक या फिर स्ट्रीट कॉर्नर शो। नुक्कड़ नाटक होता होगा, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। ये कौन सा है? क्या ये ऑडियो एड है, क्या ये विजुअल एड है, क्या प्रोजेक्टेड एड है, कि नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड है? नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल। नॉन नॉन प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड ऑडियो ऑडियो विजुअल। विजुअल। क्यों? क्योंकि कोई प्रोजेक्टर यूज नहीं करते, और नुक्कड़ नाटक में लोग काम भी परफॉर्म भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं, और आप इसको देखते भी हो, नुक्कड़ नाटक को आप सुनते भी हो, आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो ऑडियो विजुअल। टीवी, टीवी कौन सा आएगा? ऑडियो विजुअल या विजुअल? टीवी। प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल। ठीक है। और रेडियो कौन सा आएगा? ऑडियो। 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 और ये प्रोजेक्टर जो होता है, जो डायरेक्टली प्रोजेक्टर चलाते हैं, वो क्या आएगा जो इसमें फिल्म चल रही होती है? अगर उसमें आवाज ही नहीं हो फिर? विजुअल। हाँ। विजुअल। फिर विजुअल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड गैलप, ये MPPSC 2024, मतलब जो रिसेंटली आई थिंक पेपर आया था। अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड गैलप, फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? मतलब एक्सटेंशन टीचिंग का पहला स्टेप कौन सा होगा? अटेंशन। अटेंशन। ठीक है।
एडकास। वेटनरी और एनिमल साइंस एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, राजस्थान 1999 का क्वेश्चन है। वेटनरी और एनिमल साइंस एक्सटेंशन प्रोग्राम्स क्या लाता है? सोशल चेंज लाता है, सामाजिक बदलाव लाता है एक्सटेंशन का काम, या फिर बहुत आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिक चेंज लाता है, या फिर बोथ लाता है? बोथ। बोथ है ना। समाज भी बहुत बदलता है, क्यों बदलता है? बिकॉज समाज के लोग नई नई टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनका सोचने का समझना का तरीका बदल जाएगा, पैसा आता है तो सब कुछ बदल ही जाता है। तो ये है आपका पंजाब पीएससी 2024 का क्वेश्चन। स्टेप्स बताओ क्या है एक्सटेंशन टीचिंग के? क्या आएगा इसका आंसर? ABCD। ए। ए क्यों? एड कास। ठीक है, ये अच्छा है, ये जो न्यूमोनिक बना गया है, वरना बंदा उधर इधर कर ही सकता था। ठीक है, कास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग सोशल, ये जो पंजाब का पेपर हुआ था जिसका जनवरी में रिजल्ट आया था इसी साल इसका। अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप इज, कोई भी आपको सोशल रिलेशनशिप मेजर करनी है, क्या आप सोशियोमेट्री यूज करोगे, परसेप्शन, इथोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी? सोशल में सोशियोमेट्री। ठीक है, नाम से ही वैसे समझ में आता होगा, बट क्वेश्चन ये है कि सोशियोमेट्री होता क्या है, किसके लिए यूज होता है, एक्सटेंशन में कहाँ पे सोशियोमेट्री यूज होता है? लीडर, आपको कुछ आइडिया है लीडर के बारे में? एक्सटेंशन में एक लीडर का रोल होता है, लीडरशिप एक प्रिंसिपल होता है एक्सटेंशन का, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। क्या रोल होता है लीडर का एक्सटेंशन में? अगर आपकी बात, देखो हर एक रूरल एरिया का अपना एक लीडर होगा, मानते हो? अपना एरिया होता, अपना लीडर होता, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो कोई और हो, कोई वहां का कोई अमीर बंदा हो, वहां का कोई जमींदार ठेकेदार, लीडर तो होता है हर किसी गांव का। अगर लोग आपकी बात नहीं मान रहे, आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे आप लीडर से मिलो, क्योंकि अगर लीडर ने अपनी बात मान ली ना, तो बाकी फार्मर्स भी मानेंगे। क्यों? कि हर कोई फार्मर जो होता है वो लीडर की बात मानता है कि नहीं? तो लीडर ने कह दिया, मान गए। तो आप क्या करते हो एक्सटेंशन एजुकेशन में? आप इसमें लीडर का, इसको हम बोलते हैं की कम्युनिकेटर, सुना है कभी? की कम्युनिकेटर या ओपिनियन लीडर? की कम्युनिकेटर का वर्ड सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन में। तो की कम्युनिकेटर क्या होता है? ये वो बंदा होता है कि अगर आपने इसको मोटिवेट किया ना टेक्नोलॉजी लेने के लिए, फार्मर जो है वो आसानी से मानेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मर का लीडर के साथ एक रोल होता है, लीडर पे, फार्मर्स का लीडर पे ट्रस्ट होता है, यकीन होता है कि लीडर ने बोल दिया मतलब हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फायदे के लिए ही होगा। लेकिन दिक्कत कभी कभी ये आती है कि किसी एरिया में 2 3 4 लीडर हो सकते हैं। अब हम किसको मानूं? मुझे ये भी बोल रहा है मैं लीडर हूँ, ये भी बोल रहा है मैं लीडर हूँ, वो भी बोल रहा है मैं लीडर हूँ। मैं कैसे पता करूं कि एक्चुअल लीडर कौन है, असल में लोग किसका मानते हैं, मैं वो कैसे पता करूं? सपोज आपको ही मैं बोल रही हूँ, आप पता करवाओ ABC में एक्चुअल लीडर कौन है, कैसे पता कर सकते हो? वोटिंग्स। वोटिंग से। सी, लीडर चुनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए लीडरशिप पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस वाले पेपर में इन्होंने पूछा था सोशियोमेट्री के बारे में। ये क्या होता है बेसिकली? लीडर चुनने के लिए मैं देखूं सोशल रिलेशनशिप क्या है, देखो। सोशल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि यार ये जो लोग है, इसका ये जो बंदा है ए, सपोज एक बंदा है ए जिसने बोला मैं लीडर हूं, दूसरा बंदा बी है उसने बोला मैं लीडर हूं। अब मैं पता करना है मुझे कि यार इनका लीडर ए है कि बी है। सपोज करो कुछ लोगों का लीडर ए है बट कुछ का बी भी है। अब मुझे ये देखना है कि ज्यादा लोगों का लीडर कौन है, क्योंकि ज्यादा लोग ही मेरे, मुझे तो ज्यादा लोग ही चाहिए। उसमें मैं क्या करूंगी? उसमें मैं देखूंगी कि इनका रिलेशनशिप क्या है इन लोगों के साथ। उसमें हम क्या करते हैं, मैं जाती हूँ लोगों के पास, मैं बोलती हूँ, सपोज एक फार्मर आया, मैं फार्मर को बोलती हूँ कि यार अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई फार्मिंग में एडवाइस चाहिए होता है, आप किसके पास जाते हो? इस एक पहले फार्मर ने बोला ए के पास जाती हूँ। मैं गई दूसरे के पास, मैंने बोला भाई अगर आपको कोई दिक्कत विक्कत होती है, फार्मिंग का कोई एडवाइस चाहिए होता है, कोई सोल्यूशन चाहिए होता है, आप किसके पास जाते हो? उसने बोला मैं बी के पास जाती हूँ। अब मैं गई तीसरे के पास, मैंने उसको भी पूछा। तो ये कर करके मैं देखूंगी कि सबसे ज्यादा लोग जो है वो किसके पास जाते हैं जब भी उनको कोई एडवाइस की जरूरत होती है, जब भी उनको कोई फार्मिंग एडवाइस के बारे में जरूरत होती है। उससे मुझे पता चलेगा एक्चुअली कि ज्यादा लोगों का मसीहा कौन है, पता चलेगा।
चलेगा क्या? Yes. इसी को हम बोलते हैं सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री होता है एक प्रिंसिपल पे बेस्ड, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन। ये आया था एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन कि सोशियोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है। इस प्रिंसिपल को आप बोलते हो कपलिंग एंड रिपल्शन, कि मैं देखूंगी कौन इसको मतलब कौन इसके साथ एसोसिएट कर पा रहा है, इस लीडर के साथ ए के साथ कितने लोग एसोसिएट कर पा रहे हैं और ए के साथ कितने लोग रिपेल कर रहे हैं, कितनों को ए पसंद नहीं है। फिर मैं देखूंगी कि ज्यादा लोगों को कौन पसंद है। अगर मुझे पता चला कि 40% को ए पसंद है, 60% को बी पसंद है, तो मैं किसको चूज करूंगी लीडर, ए या बी? ए को 60%. 40% लोग करते हैं, 60% वाले को। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री में लोगों से पूछा जाता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप किसके पास जाते हो। इसी बेसिस पे आपको हर एक के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ज्यादा लोग जो मुश्किल होती है वो किसके पास जाते हैं, तो ज्यादा लोग अपने लीडर किसको मानते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोशियोमेट्री। इसमें बहुत सारे अदर प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो आप शायद क्लासेस में पढ़ ही लोगे। ठीक है। और जो बाकी है ना, एक्चुअली अगर एक ट्रिक बताऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे अच्छा तरीका है कि लीडर को चुनने के लिए बाकी मेथड कभी होते ही नहीं है। ये होते ही नहीं सोशल रिलेशनशिप के लिए। ये सारे साइकोलॉजी में कौन सा सोशल रिलेशनशिप आप देखोगे? तो वही बात है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद कोशिश करो इंग्लिश समझ के या हिंदी समझ के ये देखने की एक्चुअल आंसर कौन हो सकता है। ये सबसे अच्छी बात है एक्सटेंशन की। और एक्सटेंशन में आई थिंक लोगों के कोई भी, हमारे जो एमपी वाले बैच थे ना, उनमें से 7 क्वेश्चन आए थे, किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, सबने स्कोर किया था। और वो भी बच्चे थे जो बोलते थे मैम हमें लास्ट टाइम एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ था एक्सटेंशन में। फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फैमिली कौन सा ग्रुप होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉर्मल या वॉलेंट्री ग्रुप? क्या आप फैमिली के साथ जबरदस्ती रहते हो? नहीं. फिर वॉलेंट्री बोल सकती हो फैमिली को मैं? क्या आप अपनी फैमिली को चुनोगे? मुझे अपनी फैमिली चुननी है, फॉर एग्जाम्पल खन्नाज, किसी को अपनी फैमिली चुननी है सपोज कुछ और, शाह, किसी को अपनी फैमिली चुननी है कुछ और, क्या हम चुन सकते हैं? फैमिली चुनी जा सकती है? No. नो। तो फैमिली वॉलेंट्री ग्रुप हो सकता है कभी? Mm. आप अपनी फैमिली में पैदा हुए हैं, आप अपनी फैमिली में खुद से पैदा हुए, आपने अपनी फैमिली को नहीं चुना, तो आपकी फैमिली चुनने में आपका कोई अधिकार नहीं है। तो फैमिली जो होती है वो वॉलेंट्री नहीं होती है। क्या फैमिली फॉर्मल होती है? No. वो नहीं। क्यों? क्योंकि आपको फैमिली में कोई फॉर्मल होता ही नहीं। आपको गुस्सा आता है आप फैमिली में ही दिखाते हो, आप खुश होते हो आप फैमिली में ही दिखाते हो। आप थोड़ी ना, आप अगर आप दुखी हो, आपको रोना आ रहा है, आप फैमिली के सामने रोओगे। आप थोड़ी ना सड़क पे लोग आके लोगों के सामने रोओगे। तो फैमिली में कोई फॉर्मेलिटी, फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी, फैमिली में कोई फॉर्मेलिटी होती ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमारे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम कभी उनको थैंक यू भी नहीं बोलते। बाहर का आदमी थोड़ा सा कर ले तो हम उसको पहले थैंक यू बोलेंगे, हाथ जोड़ के थैंक यू करेंगे। तो फैमिली में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, फैमिली आपका फॉर्मल ग्रुप नहीं होता। तो आपके ऑप्शंस बचे दो, फैमिली प्राइमरी ग्रुप होगा कि फैमिली सेकेंडरी ग्रुप है। अब तो आसान होगा चुनना आपके लिए। Primary. प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप, फैमिली जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि फैमिली के साथ आप क्लोज होते हो। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब होता है जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उनका वेटनरी डॉक्टर्स का अपना ग्रुप, वो सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी मतलब जहां पर आप बहुत क्लोज होते हैं। तो फैमिली आपकी प्राइमरी ग्रुप है। आएगा आप क्वेश्चन, अगर कोई और क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप का, आप कर सकते हो सॉल्व, कर पाओगे सॉल्व? बताओ कर पाओगे? यस अगर कोई भी ग्रुप का क्वेश्चन आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना ग्रुप का, अगर आपको नहीं आ रहा है सॉल्व करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन जैसे मैंने किया अभी, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जो ऑप्शंस आपको लगते हैं कि फजूल है, जो ऑप्शंस आपको लगते हैं कभी नहीं हो सकता है यार। एटलीस्ट पता है क्या होता है, अगर आप लास्ट में फंसोगे ना दो में, प्रोबेबिलिटी कहती है इसका 50% रेशियो है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई तुक्के तो लग ही जाते। 50-50 पे हमेशा आया करो जब भी ऐसी दिक्कत आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा मत करो कभी भी। अगर आपको दो पे भी आइडिया है ना कि इनको काटा जा सकता है, उनको काटो। और जो बचते हैं लास्ट में ए की भी, अब आप क्या चुनोगे ये आपकी किस्मत है। लेकिन ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस में आप ए चुनोगे, कुछ क्वेश्चंस में आप बी चुनोगे। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ओवरऑल आपको प्लस में मार्क्स मिलेंगे, माइनस में कभी नहीं मिलेंगे। आप इसको अपने टेस्ट सीरीज में एक बार चेक करना। ओवरऑल हमेशा, मैंने बहुत एग्जाम्स दिए, मुझे पता है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आपको पॉजिटिव ही आएंगे, चाहे आपको दो ही क्यों ना आए, बट प्लस में ही आएंगे, माइनस कभी नहीं होगा। तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड होता है जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और 50-50 हमेशा किया करो, आपको लक आपकी फेवर में ही जाता है, प्लस माइनस ही आते हैं।
माइंड्स में कभी नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ विजन और अ सेट ऑफ द गोल इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल या फिर लीडरशिप। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती ज्यादा? अगर ऐसा कोई बच्चा है वो बोल दो एक बार में। है क्या कोई ऐसा? वैसे नहीं होगा, वैसे डॉक्टर से सब यार, वो तो मैं समझ सकती हूँ कि नहीं होगा वैसे कोई ऐसा स्टूडेंट। क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? 6 बच्चे हैं शायद क्लास में मेरे अलावा, तो बोल तो सकते हैं यार, बताओ। जो क्लास में फीमेल है ना, आप ट्राई करो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे? मैम इसका मतलब मुझे तो यही समझ आ रहा है कि जैसे लीडरशिप, जैसे कोई इन्फ्लुएंस करे कोई एक व्यक्ति इस ग्रुप एग्जैक्टली, को गोल की एग्जैक्टली, तरफ ले जाने में। एग्जैक्टली। किसी इंसान की, किसी की ऐसी कोई ऐसी सलाहत कि आप क्या कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो लोगों को, लोग वो कर रहे हैं। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सी, इन्फ्लुएंस कौन करवा सकता है? मैं भी कुछ कोई बात बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई और बंदा बैठा है, वो भी कोई बोल रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरे बोलने का अंदाजा कुछ अलग है, इसके बोलने का अंदाजा कुछ अलग है। जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं रख रहा है, मुझे है ही नहीं इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। लेकिन ये जो बंदा है, इसमें इतनी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है कि इसकी बात 2 मिनट में सब मान गए। तो ऐसी क्वालिटी को क्या बोलोगे? इसमें कौन सी क्वालिटी है कि लोगों को मना पा रहा है जल्दी, जो लीडरशिप। मुझ में नहीं है? कौन सी क्वालिटी है इसमें? लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी। कोई लीडर। दिक्कत? अब किसी को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम? बस रियल टाइम में खुद पे अप्लाई करो एग्जाम्पल्स को और आंसर कर दो, तो इसका आएगा। क्योंकि लीडर में ही यार, लीडर ही बदलता है समाज, दुनिया, देश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंपेन को मैंने कोशिश की है नए नए पीएससी के पेपर ले ले, ट्रेडिशनल को बाद में देखेंगे। कैंपेन किसकी एग्जाम्पल है? कैंपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा कॉन्टैक्ट मेथड होता है? मास कैंपेन मैम। के लिए मास। इंडिविजुअल, मास। मास, मास। ग्रुप या फिर? मास। वेरी नाइस। कैंपेन होता है मास। क्यों? इलेक्शन के टाइम पे रेडियो पे भी कैंपेन, टीवी पे भी कैंपेन, पोस्टर्स, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स है, स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, है ना? जैसे मैम कैंपेन देखो। पल्स पोलियो हो गया, पल्स पोलियो कैंपेन। हाँ, कैंपेनिंग चला, वो कितना चलाते हैं। अमिताभ बच्चन भी आते टीवी पे, रेडियो पे भी बोलते हैं बच्चों को कतरे सुनाओ, रेडियो सुनो, गाड़ी में वहां भी चल रहे होते, सड़कों पे पोस्टर लगे होते हैं, अखबारों में इश्तेहार होते हैं कि नहीं? तो आपका जो कैंपेन होगा वो बनेगा मास मेथड। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। टेंडेंसी ऑफ अ पीपल टू फील दैट देयर कल्चर इज कॉल्ड इज बेस्ट, यानी फर्स्ट एक मैम ए। इंसान की इथनोसेंट्रिज्म। इथोसेंट्रिज्म क्या मैम आंसर। क्या होता है इथनोसेंट्रिज्म? अपने धर्म को मैम सबसे सुपीरियर बेस्ट समझना। मानना, अपने बेस्ट कल्चर को। मानना। अपने कल्चर अगर को बेस्ट आपको मानना। ना कि मेरा कल्चर ही बेस्ट है, बाकी जाए बाढ़ में, ऐसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म। ईगोइज्म नहीं होता। ईगोइज्म का क्या मतलब होता है? मैं सिर्फ अच्छा हूं, मैं सिर्फ अच्छा हूं, ईगो, कि मैं ही सिर्फ अच्छा हूं, बाकी सब गलत है। लेकिन इसने क्या पूछा? इसने पूछा है कल्चर, तो कल्चर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है इथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, ऑल्ट्रिज्म क्या होता है, किसी को पता है? ऑल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक, एक वर्ड होता है एल्ट्रिस्टिक, पता है किसी को? नो मैम। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जिसका, जो ऐसा होता है कि जो सबको साथ लेके चले, जो सबके बारे में सोचे, उसको हम बोलते हैं एल्ट्रिस्टिक। जो सबके बारे में सोचे, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो बोल रहा है मेरा ही कल्चर अच्छा है, कहाँ सबके बारे में सोच रहा है, तो एल्ट्रिज्म नहीं आएगा। ठीक है, एक और टर्म होता है जो कि अभी तक शायद किसी पेपर ने पूछा नहीं है, बट सोसाइटी में आ सकता है क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ सोसाइटी। उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। सुना है कभी किसने शोविनिज्म वर्ड? शोविनिज्म, आज मेरा थोड़ा पेन का दिक्कत है। शोविनिज्म का मतलब होता है कि मेरा जो इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, मतलब मेरी जो भाषा है वो सबसे अच्छी है, बाकी सब जाए बाढ़ में। इसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। शोविनिज्म भी यही होता है। इथनोसेंट्रिज्म होता है मेरा कल्चर सबसे अच्छा है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म होता है मेरी जबान सबसे अच्छी है, मेरी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, बाकियों की अच्छी नहीं है। तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा, जो साउथ साउथ इंडियंस होते हैं ना, वो कभी भी नहीं अपनी जबान के बाहर बोलते कोई लैंग्वेज, मराठीज है कि नहीं, कन्नड़ वन्नड़, उनको लगता है कि हमारी जो मतलब लैंग्वेज है उस वो बहुत सुपीरियर है, तो उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। कोई बुरा मत माना अगर कोई साउथ से होगा, ये टर्म है जो सोसाइटी में यूज करते हैं, मेरा अपना नहीं है कुछ भी इसमें। तो ऐसा होता है मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में कि मेरी भाषा सबसे अच्छा, मेरा रिलीजन सबसे अच्छा, मेरा कल्चर सबसे अच्छा, ये चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीपीपी क्या हो सकता है? पब्लिक परफॉर्मेंस पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम,
पीपल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? डी। डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या मतलब होता है इसका? जो आपके हाईवेज बनते हैं ना, बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, वो किस मॉडल से बनते हैं? पीपीपी मॉडल से। पता है ना, गवर्नमेंट चलाता है ये मॉडल बहुत, है कि नहीं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, बड़े बड़े अदानी अंबानीज मिलके क्या करे, मिलके पार्टनरशिप कराए और रेलवेज बनाए, हाईवेज बनाए, है कि नहीं? कि उनके पास, प्राइवेट के पास पैसा है, पब्लिक के पास जिम्मेदारी है रेलवे बनाने की, हाईवे बनाने की, तो वो जो बनती है ना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स, वो हमेशा बनते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी चीज में जब प्राइवेट सेक्टर घुसता है ना, हम कितना भी बोले, क्यों ना बुरा बोले, मगर किसी भी चीज में जब प्राइवेट घुसता है ना, तो उसमें क्या आता है, उसमें पैसा आता है। गवर्नमेंट की लिमिटेशन है, गवर्नमेंट कहाँ इतना पैसा एक ही चीज पे खर्च कर सकता है? गवर्नमेंट को करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो जब उसमें प्राइवेट सेक्टर घुसता है, प्राइवेट की वजह से क्वालिटी आती है, प्राइवेट की वजह से पैसा आता है, तो उस चीज में बनने में एफिशिएंसी ज्यादा आती है। तो अभी हमारी कंट्री में बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पब्लिक पार्टनरशिप चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट। क्यों? क्योंकि प्राइवेट के पास पैसा भी होता है और प्राइवेट के पास टैलेंट होता है। क्योंकि जो भी प्राइवेट में काम करता है, आपको सबको पता होगा, वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए। बट फिर भी हमें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन ही करनी होती है कि ऐसा क्यों है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेंसी दैट फॉर्मुलेट्स द स्टैंडर्ड्स। कौन सी ऐसी एजेंसी है? सी एक्सटेंशन में कुछ कुछ पेपर्स, मतलब कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे स्कीम्स भी एक्सटेंशन में दी गई है, तो मैं ना आपको स्कीम्स वगैरह भी इसी में करवा दूंगी। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाता है फॉर एक्सपोर्टिंग रॉ एंड प्रोसेस्ड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज? क्या वो एपीडा है, क्या वो एएमपीए है, एपीसीडी है, या एपीडीसी? कौन सी एपीडा ऐसी? अपेडा। में एपीडा। एपीडा का क्या मतलब एपीडा होता है? क्या होता है एपीडा का मतलब? एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग फूड एग्रीकल्चर एंड एंड फूड प्रोसेस्ड एग्री फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी, वेरी नाइस, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो यार, इसको नाम से ही लिखा था ई। अब अगर किसी को नहीं पता होता फुल फॉर्म, वही फंस जाता। बाकियों में तो क्वेश्चन में भी एक्सपोर्ट ही पूछ रहा है। तो अगर हमें कोई भी एक्सपोर्ट करना होता है, तो हमें पहले यहाँ से क्या लेना पड़ता है, इसके स्टैंडर्ड, यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप उस चीज का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं ना, उनके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा चीज एक्सपोर्ट हो जाए, तो इसकी स्टैंप पे वो लगेगी, स्टैंप लगेगी, तब जाके वो एक्सपोर्ट होगा। ज्यादातर मीट वगैरह के लिए और ऑयल सीड्स वगैरह के लिए यूज होता ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए मैम ना। है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। पंचायती राज किस कमेटी ने बोला कि भाई पंचायती राज बनाओ, देश में ग्राम बलवंत स्वराज राज की मेहता कमी मैम। है? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, एक और होता है इसमें जो कमेटीज का नाम याद रखना, एक तो होता है अशोक मेहता, अशोक मेहता कमेटी, और एक होता है एलएम सिंघवी कमेटी। ये कुछ कमिटीज है जिनके बारे में आप लोग पढ़ोगे, मुझे बोलना नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं ये लोग कमिटीज। एक बलवंत राय, ये भी पंचायत से रिलेटेड है। आपकी अशोक मेहता कमेटी भी पंचायत के बारे में ही है। आपकी एलएम सिंघवी कमेटी भी पंचायती राज के बारे में ही है। ठीक है, फिलहाल के लिए जिसने वो कमेटी, ये भी है कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने बोला था पंचायती राज जो होता है वो 3 टायर पे होना चाहिए, है ना, एक ब्लॉक लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और एक ग्राम लेवल पे। पता है आपको, पंचायती राज 3 टायर होता है, 3 टायर मॉडल होता है। पंचायती राज जो होता है वो तीन हाँ। टायर होता है, एक होता है वही ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे, एक होता है ब्लॉक लेवल पे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने बोला था कि पंचायती राज का 3 टायर मॉडल होना चाहिए? ठीक है, ये आप पढ़ोगे, अगर मैं ही बताऊंगी फिर आप पढ़ोगे नहीं, तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रूरल पीपल विच वॉलेंटरी कम्स फॉरवर्ड। छोटे छोटे लोग, रूरल एरियाज के छोटे छोटे, गांव में छोटे छोटे ग्रुप्स जो आपस में अपनी मर्जी इच्छा से एक साथ आते हैं, क्लोज अपना ग्रुप बनाते हैं ताकि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाए, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, जेम शेफ्ट, इथनिक ग्रुप, या फिर फ्रेंड्स क्लब? इथनिक। इथनिक, इथनिक नहीं होता। इथनिक पता क्या होता है? नस्ल। इथनिक मतलब होता है आपकी क्या नस्ल है, आपकी इथनिसिटी क्या है, आपकी नस्ल क्या है। नस्ल समझते हो? लाइक आप आप वाइट हो, कि आप गोरे हो, कि आप काले हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इथनिसिटी। गोरा और काले फ्रेंड्स का जो क्लब फर्क मैम। होता है उसको बोलते हैं इथनिसिटी। हाँ, फ्रेंड्स क्लब नहीं, फ्रेंड्स क्लब तो नहीं हो सकता। फ्रेंड्स क्लब मतलब होता है आप 3 4 बच्चे या हम आपस में दोस्त है, हमने क्लब बना दिया,
हमारे क्लब से क्या समाज का कोई सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ सकता है क्या? आप और मेरी की आप सपोज जो मेरे से बात कर रहे हैं वो मेरा दोस्त है, हम दोनों ने आपस में फ्रेंड्स क्लब बनाया, क्या हम कोई इससे सोसाइटी का कोई सुधार कर सकते हैं अपने फ्रेंड क्लब से? ये दोस्तों का क्लब है, हम इसमें चिल करेंगे, मौज मनाएंगे, पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे, तो इससे कोई समाज का कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा फ्रेंड्स क्लब से? बढ़ेगा क्या? नहीं। नहीं, तो ये भी काट दो। नो। ऐसे सोचना होता है। अब आपके पास ये दो जो है ना, एक्चुअल में ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसने क्या किया है, ये जो एग्जामिनर है ना, ये जो वर्ड है ना जेमिन शेफ्ट, जेमिन शेफ्ट एक ग्रीक वर्ड है, हमारा अपना इंग्लिश वर्ड नहीं है, तभी हमें इसको समझने में दिक्कत हो रही है। जेमिन शेफ्ट का मतलब होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं जेमिन शेफ्ट, ठीक है? तो एक आपके पास ऑप्शन कम्युनिटी है, एक ऑप्शन आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब बताओ क्या आंसर आएगा? कम्युनिटी। कम्युनिटी। कम्युनिटी कम्युनिटी। क्या होता है? रुको रुको, कम्युनिटी क्या होता है? अभी आप बोलोगे हमने गलत बोला। कम्युनिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ अब पीपल। मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सबने सुना है, मैं डेफिनेशन बोलूंगी ही नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, क्या होता है आप कम्युनिटी? कम्युनिटी के लिए याद रखना, जब भी ऑप्शन में क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आए कि कम्युनिटी एक छोटा ग्रुप होता है लोगों का जिनके बीच में होता है सेंस ऑफ वी फीलिंग। वी फीलिंग क्या क्या मतलब होता है? सेम फीलिंग, अपनापन मैम। अपनापन। इंडियन कम्युनिटी, वेस्टर्न कम्युनिटी। इंडियंस, आप इंडिया में हिंदू हो, आप इंडिया में मुस्लिम हो, आप अगर आप इंडियन हो और आप किसी से मिल रहे हो अमेरिका में, वो आपको दूर से दिखेगा भाई इंडियन, यस, सेम कम्युनिटी, वो आपसे एसोसिएट करेगा, वो आपको बोलेगा भाई चल चाय पीने जा, बोलेगा चल चाय पीते, नंबर एक्सचेंज करेगा, यार हमारे घर आना। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर अंग्रेज मतलब मुल्क में, दूसरे मुल्क में उसको इंडियन जो है ना वो अपना लगेगा, चाहे वो हिंदी इंडियन मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, जो भी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य, चाहे वो कुछ भी हो, होता है ना ऐसा, कम्युनिटी के साथ फील करते हैं ना वी फीलिंग, अपनापन। ठीक है, वैसे ही हिंदू कम्युनिटीज को भी आपस में वी फीलिंग होती है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी आपस में वी फीलिंग होती है, मुझे नहीं समझ आता क्यों, बट दिस इज जो भी है। ठीक है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, रिलीजियस को साइड में रख के ये चीज साइड में रखे। तो कम्युनिटी जब भी ऑप्शन में आए, कम्युनिटी एक्सटेंशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे आपको कम्युनिटी आंसर मारना है, वहां पर हमेशा क्वेश्चन में होगा सेंस ऑफ वी फीलिंग। याद रखना, कम्युनिटी के लिए जब भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें उधर आपको स्टेटमेंट आती है सेंस ऑफ वी फीलिंग। सेंस ऑफ वी फीलिंग मतलब आपस में फील करना, आपस में कुछ फील करना, कुछ प्यार मोहब्बत फील करना, एक जैसे हम लोग एक साथ ही मतलब उन्हें दूसरे के लिए कुछ भावना रखना, दैट इज वी फीलिंग। अब इसमें कोई वी फीलिंग का नाम लिखा है क्वेश्चन में? देख लो, नहीं। है क्या वी फीलिंग? आप लिखोगे इसका आंसर जेमिन शेफ्ट या कम्युनिटी? लिखोगे? क्या आएगा? नहीं। पहला ऑप्शन आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। और आई एम शॉक्ड टू सी कि किसी को नहीं पता, आप में से कोई गांव बैकग्राउंड से नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो हर किसी गांव में बनते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? सेल्फ, खुद, मतलब आपको नहीं पता था क्वेश्चन, छोड़ो, आपने इस मैं क्वेश्चन को, गांव से हूँ, वैसे गांव में रहता हूँ मैं। हाँ, तो आपने इस क्वेश्चन को तोड़ना था ना। सेल्फ क्या होता है? खुद। खुद से। आप हेल्प, मदद, अपनी मदद खुद करना। देखो अब आप सोचो कैसे। सपोज करो ये गांव है, यहाँ पर एक बंदा है किसान बेचारा, 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान, 4 किसान। हर किसान के घर में, इसके घर में 2 किलो दूध निकलते हैं एक्स्ट्रा जो बचता है शाम को, इसके घर में 5 किलो दूध निकलता है एक्स्ट्रा जो बचता है, इसके घर में 3 किलो दूध बचता है, इसके घर में 6 किलो दूध बचता है। मुझे आप एक बात बताओगे, अगर यहां से शहर जाने का सफर में सपोज करो 500 किलोमीटर लगते हैं, ठीक है, यहां पर गांव में ये दूध बेच नहीं पाता है किसी को, क्यों? सबके पास गाय है तो कौन ही खरीदेगा दूध। अब अगर इसको दूध खरीदना बेचना है ना, इसको जाना है 500 किलोमीटर पार करके एक नजदीकी शहर में। ये 2 किलो दूध लेकर जाएगा हर दिन शहर में बेचने के लिए, ये 4 किलो नहीं। दूध लेके जाएगा हर दिन शहर में बेचने, क्यों? क्योंकि यार 500 किलोमीटर में आने और जाने का खर्चा इतना, ऊपर से दूध का पेरिशेबल कमोडिटी। दूध की जो शेल्फ लाइफ होती है नॉर्मल मिल्क की, वो होती है 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स। याद रखना, ये सब क्वेश्चन है, आता है पेपर में, कि मिल्क जो होता है रॉ मिल्क की जो कच्चे दूध की शेल्फ लाइफ होती है वो होती है 3 से 4 घंटे एट रूम टेम्परेचर। तो उतने देर तक इसका दूध ही खराब हो जाएगा जब तक बेचारे ये पहुंच जाएगा। अब इनने क्या सोचा, इनने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, मैं ना खरीदता हूं एक चिलिंग मशीन।
कि ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ट्रक जो ये होता है, ट्रक वगैरह उसमें आते हैं चिल्लर, उसमें रेफ्रिजरेटर आते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे दूध को ठंडा रखेंगे। लेकिन यार आपको लगता है एक इस बेचारे गाय फार्मर के पास इतना पैसा होगा? लगता है आपको कि ये खरीद सकते हैं मशीन्स, ये पास्चराइजेशन मशीन खरीद सकते हैं? होगा इनके पास इतना, फार्मर के पास पैसा जिसको बेचारे को 2 किलो दूध नहीं। बेचना बेचना पड़ जाए? इसके पास नहीं होगा। तो इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, हम चार ना एक काम करते हैं, हम चार बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम लोग पैसे पूल करते हैं, तुम भी देना 1 लाख रुपए, तुम भी देना 1 लाख रुपए, तुम भी देना 1 लाख, तुम भी देना 4 लाख रुपए जमा करके हम लोग लाएंगे एक मिल्किंग मशीन। 4 लाख रुपए जमा करके हम लोग लाएंगे एक ट्रक, जिस ट्रक के अंदर चिल्लर होगा जो दूध को ठंडा रखेगा, और उस ट्रक के जरिए हम दूध जो है वो हर दिन ले जाएंगे गांव से शहर। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना? कर सकते हैं ना ऐसा? कर सकते हैं। हाँ। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे क्या हुआ, जो दूध के इनके घर पे जाया होता, ठीक है, वो भी इन्होंने भेजा मार्केट में, और यहाँ पर शहर में क्योंकि अच्छा पैसा आएगा तो यहाँ से अच्छा पैसा आ गया, इनकी इनकम बढ़ गई, तो हो गई समाज का भला हो गया, सोशल स्टेटस बढ़ गया इनका, इन फार्मर्स का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है ना वो ज्यादातर बनाती है फीमेल्स, लेडीज। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये भी होता है कि अब ये बनाया इनने ग्रुप, सपोज करो किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो उसको लोन देता है। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे ना वो बोलेंगे कोई बात नहीं है, अगर आपके घर में प्रॉब्लम से इलाज के लिए पैसा चाहिए, हम सब इकट्ठा करके आपको क्रेडिट दे देंगे, मतलब उधार दे देंगे। अब क्या होगा, इस बेचारे को गवर्नमेंट के सामने, बैंक्स के सामने लंबी लंबी लाइंस में रहना नहीं पड़ेगा, और बेचारे को बीमा मांगने के लिए 10-10 महीना, 2-2 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसकी मदद यहीं पे होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ही इसकी मदद होगी। अब जाके समझ में, आज के बाद गलत तो नहीं होगा? जैसे आपका कोऑपरेटिव्स होता है ना, वैसे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होता है, जहाँ पे लोग अपना पैसा पूल करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं, ताकि एक दूसरे की वो मदद खुद कर सके। इनको किसी बिच जो होता है ना, आपको पता होगा गांव में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं बिचौलिया, मनी लेंडर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को नहीं पता। जिसके पास ना सब जाते हैं, जो टीवी में वो लाला होता है जिसके पास सब उधार लेने जाते थे, लाला, जो बहुत बेचारों को बहुत ज्यादा ब्याज पे उधार देता है। सेठ मैडम सेठ। हाँ सेठ, हाँ टीवी में वही देखा था मैंने, सेठ। तो वो सेठ क्या करता था, अगर ये उस सेठ के पास ज्यादा उधार लेने, वो कितना देता उसको बेचारे को इंटरेस्ट रेट, 10%, 12%, 13%, और ये बेचारा इस हालत में हो जाता कि इसको पुराना लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन पड़ता लेना पड़ता। होता है ना ऐसे गाँव में लोग किसानों के साथ, कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, तीसरा, बेचारा लास्ट में एक किसान इतना लोन में दब जाता है कि वो बेचारा सुसाइड करता है। यही वजह है कि इंडिया में बहुत सारे किसान भी सुसाइड करते हैं। रीजन क्या है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं ना बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत कॉन्सेप्ट में है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप करो, खुद अपना ग्रुप बनाओ, एक दूसरे की आपस में मदद करो। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ आया? यस। ठीक है, थोड़ा क्लास को हम बढ़ाएंगे। आपकी 7:30 से पहले कोई क्लास तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो मैम हम क्लास का इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता है कि कभी 7 बजे कभी 6 बजे। थोड़ा पहले इंफॉर्मेशन मिलता तो अच्छा रहता। किस क्लास का, इस क्लास का, टेस्ट सीरीज का? जी मैम जी मैम इसका गूगल ये कैलेंडर पे पता चल जाता है, इसका गूगल कैलेंडर पे पता चल जाता है। फिर भी मैं बोलूंगी एकेडमी से कि आपको इन्फॉर्म किया जाए। ओके थैंक इन एन इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन, बोलते हैं लर्नर कि जो, मैम। हाँ सही है यार, अभी बोलने ही नहीं दे बढ़िया है। कौन सेंट्रल पोजीशन पे होता है? लर्नर। कौन होते हैं लर्नर बाकी बच्चों? किसको फार्मर। बोलेंगे? अभी मैंने बोला था किसको बोलते हैं लर्नर? सीखने वाले को मैम। यहाँ पे एक्सटेंशन में कौन होता है लर्नर? फार्मर। फार्मर। अब क्वेश्चन फार्मर ये मैम। है कि सेंट्रल पोजीशन मतलब बीच वाली पोजीशन, एक एक्सटेंशन में सेंट्रल पोजीशन क्यों फार्मर की को दी जाती है? कोई बताएगा क्यों? मैम डिमांड डिमांड सब तो उस पे डिपेंडेंट है, तो उसी के गोल पे तो काम करना। एग्जैक्टली exactly. उससे दिक्कत है तब जाके एक्सटेंशन वर्कर आएगा उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसकी इच्छा है सीखने की, तब जाके एक्सटेंशन वर्कर कुछ करेगा। उसके बाद उसने सुना, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा नहीं करेगा, सब कुछ तो फार्मर की मर्जी है कि नहीं? तो जो भी काम एक्सटेंशन वर्कर का है ना वो फार्मर के इर्द गिर्द घूमता है। फार्मर को चाहिए तो तब जाके एक्सटेंशन वर्कर है, फार्मर को नहीं चाहिए तो एक्सटेंशन वर्कर का कोई अस्तित्व नहीं है।
तो ये मतलब होता है लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला केवीके कहाँ बना था? नहीं नहीं, ये वाला वाला क्वेश्चन है, ये और कोई क्वेश्चन है। द यूनिक फीचर ऑफ केवीके इज, केवीके का क्या फायदा होता है? केवीके समझते हो? कृषि विज्ञान कृषि केंद्र। विज्ञान केंद्र। पहला केवीके कहाँ बना था? हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार एमपी में भी पूछा था 2025 वाले पेपर में। कहाँ बना था पहला पांडिचेरी। केवीके? पौंडीचेरी में। ये भी पांडिचेरी। रट लेना, ये भी रट लेना, एग्जामिनर को पसंद आता है ये क्वेश्चन। अब ये है कि यूनिक फीचर क्या होता है केवीके का? ऑर्गेनाइजिंग ओएफटी, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज, कंडक्टिंग ट्रेनिंग, या फिर नॉन यूनिफॉर्म सिलेबस। इसमें आपको कौन लगता है जो कभी नहीं हो सकता, या बेकार सा ऑप्शन बना दिया, जो वैसे हो ही तो नहीं फिर सकता, से पता याद नहीं करो। क्यों बना रहा है? कौन सा? नहीं, जो आपको लगता है पहले एलिमिनेट करो। कौन सा एलिमिनेट कर पाओगे जो आप निकाल सकते हो, जो कभी नहीं आंसर हो सकता है? ये नॉन यूनिफॉर्म सिलेबस वाला कुछ हाँ भी ये, चलता हाँ एग्जैक्टली, ये कि पागलपन है, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्या मतलब है यूनिफॉर्म सिलेबस? अब आपको फंसेंगे, आप फंसोगे ये तीनों पे। और यकीन करो ये तीनों होते हैं केवीके के काम, तीनों। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। आपको पूछा गया, इसलिए इसने पूछा गया यूनिक। यूनिक मतलब जो जो सिर्फ केवीके ही करेगा और कोई नहीं करेगा। ट्रेनिंग के भी के करवाता है ना, जैसे किसी को सीखना हो ट्रेनिंग, कुछ प्रोजेक्ट। हाँ ओके ओके ओके, ट्रेनिंग केवीके ही करवाता है। एक्सटेंशन वर्कर भी तो ट्रेनिंग करवाता है। फिर एक्सटेंशन वर्कर तो केवीके का मुलाजिम नहीं होता, एक्सटेंशन वर्कर का तो अलग है ना। केवीके जो होते हैं वो किसके अंडर होते हैं? आईकार के अंडर, पता है ना आपको? आपने सुना होगा जब नेट का एग्जाम देते हैं ना, वो आते हैं ना वो पोस्ट, एसएमएस, एएसआरबी, सुना है सबने? सब्जेक्ट मैटर यस मैम। स्पेशलिस्ट के पोस्ट, वो होते हैं केवीके के लिए। वो होते हैं केवीके के साइंटिस्ट, वहीं से निकल के आते हैं। यानी कि केवीके को कौन, केवीके के साइंटिस्ट को कौन जॉब देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, आईकर के जरिए। लेकिन एक्सटेंशन ऑफिसर कौन होते हैं? आपके स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम। अब बताओ, एक्सटेंशन वर्कर भी जो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये आंसर आएगा क्या कभी? सी आएगा? नहीं। अब काटा ही आप लोगों ने, वेरी नाइस, ये नहीं आएगा। तो इतना ट्रेनिंग देखकर आंसर नहीं मारना होता है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी। मैंने आपको बार बार बोला, कभी कभी क्या होता है ना, मेरे साथ भी लाइफ में ये दिक्कत हुई है कि आप ना आके भी क्वेश्चन गलत करते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज ही गलत पढ़ी थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता था इसका आंसर, मगर उनने क्वेश्चन की लैंग्वेज में ट्रेनिंग देख लिया, बस ट्रेनिंग मार के भाग गई। ये नहीं सोचा कि यार केवीके के अलावा भी तो एक्सटेंशन ऑफिसर भी तो ट्रेनिंग करवाता है, कौन सी बड़ी बात है। तो ना ये आएगा, ना ये आएगा। अब आ गए आपके क्वेश्चन फिर से वापस इन दोनों पे। ऑर्गेनाइजिंग ओएफटी, ओएफटी क्या होता है? किसी को पता है ओएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएफटी का मतलब होता है बच्चों, ऑन फार्म टेस्ट, ऑन फार्म ट्रायल। ट्रायल बोलो, टेस्ट बोलो। ऑन फार्म, फार्म के ऊपर ही ट्रायल करना, टेस्ट करना, ऑन फार्म ट्रायल्स, उसको बोलते हैं ओएफटी। यानी फार्म के ऊपर ट्रायल करवाना, वो भी केवीके करवाता है। और दूसरा चीज है टेक्नोलॉजीज को रिफाइन करवाना। अब क्या आंसर आएगा? टेक्नोलॉजीज रिफाइन करना आएगा कि फार्म के ऊपर ट्रायल करवाना आएगा? रिफाइन करके। रिफाइंड टेक्नोलॉजीज। ऑन फार्म ट्रायल नहीं करवाता है कभी भी। ऑन फार्म ट्रायल मतलब होता है फार्मर के घर पे ही ट्रायल करवा के जाना, वहीं पे ट्राई करवाना। केवीके का किसी ने देखा है केवीके क्या करता है एक्चुअली? कृषि विज्ञान केंद्र क्या करते हैं? न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज। सी, टेक्नोलॉजीज जब बनती है ना, आपको नहीं पता होता है कि फार्मर की फील्ड पे टेक्नोलॉजी काम करेगी कि नहीं करेगी। क्या आपको पता चलेगा जब टेक्नोलॉजी बना रहे हो? सपोज करो आपने कोई टेक्नोलॉजी बना दी, क्या पता इस वाले एरिया में, सपोज करो राजस्थान, राजस्थान के गांव में टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करी, एमपी के गांव में टेक्नोलॉजी काम करी। उसने तो बनाई टेक्नोलॉजी, अब क्या पता वो कहाँ पे काम करे, कहाँ कहाँ पे नाम काम करे। तो केवीके वाले क्या करते हैं ना, बेसिकली वो लेते हैं ना, वो इस टेक्नोलॉजी को उठाते हैं, वो जाते हैं फार्मर की फील्ड पे, उसको बोलते हैं ऑन फार्म टेस्ट या फिर ऑन फार्म ट्रायल करवाना। वो जब फार्मर के फील्ड पे जाते हैं ना, वो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को ट्राई करते हैं। वो इसको बोलते हैं कि भाई हम तुझे दे रहे हैं हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स, मगर आप ना इसको पूरे एरिया में लगाने से पहले हम इसका ट्रायल करवाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए, आपके फार्म के लिए अच्छी है कि नहीं है। तो ये काम कौन करवाता है? आपके केवीकेज। और केवीके सबसे ज्यादा जो अलग फंक्शन होता है ना, यूनिक फीचर होता है केवीकेज का, वो यही होता है कि वो ऑन फार्म ट्रायल करवाते हैं। वो फार्मर के फील्ड पे जाके डायरेक्टली वहां पर ट्रायल करवाते हैं। आपको पता होगा ना कि केवीके, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना केवीके होता है।
तो वो एरिया को काउंटर करता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना केवीके होता है, तो वो अपने एरिया पे काम करता है, वो अपने एरिया में ट्रायल करवाता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्चर ने नई टेक्नोलॉजी बनाई, क्या ये इस फार्म पे काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ऑन फार्म ट्रायल करवाना किसका काम होता है? केवीके का। अगर इसको लगता है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा रही, सपोज करो उसने यहाँ पे उगाए हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स का ट्रायल करवाया और उसको ये लगा कि यार ये जो हाई क्वालिटी बरसीम सीड्स है वो यहाँ पर अच्छे से नहीं लग रहे हैं, वो इस फील्ड के लिए नहीं लगे, ये क्या करेगा? ये इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करेगा। रिफाइनिंग का क्या मतलब होता है? सुधारेगा। ठीक है, तो केवीके फार्म ट्रायल भी करेगा, केवीके ट्रेनिंग भी करेगा, केवीके टेक्नोलॉजी को रिफाइन भी करेगा, तीनों चीजें केवीके करेगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट काम, सबसे अलग काम जो केवीके का है वो है ऑर्गेनाइजिंग ओएफटी। क्योंकि टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने वाले बाकी भी लोग आ सकते हैं, बट केवीके का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो होता है फार्मर के घर पे जाके फार्म पे उसको ट्रायल करवाना, टेस्ट करवाना। अब कोई दिक्कत किसी को समझने में? सबको समझ आया केवीके का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो केवीके एक तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स को बांटता है, उसके बाद फार्मर के फील्ड पे जाके खुद टेक्नोलॉजी पे ट्रायल करता है, फार्मर की फील्ड पे खुद उगाता है, खुद ट्राई करता है फार्मर की फील्ड पे। और अगर उसको लगता है कि यार टेक्नोलॉजी फार्मर के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको वापस लेके फिर से नई टेक्नोलॉजी लाता है, फार्मर्स की ट्रेनिंग करता है, फार्मर्स को सीड डिस्ट्रीब्यूट करता है, फार्मर को सीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, सारा काम करता है। बट सबसे यूनिक फीचर जो इनका है वो है ऑर्गेनाइजिंग ऑन फार्म ट्रायल्स। अगर इसमें होता ना, ये नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं होता, और चौथा ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबव, और ऊपर लिखा होता फीचर ऑफ केवीके इज, तब क्या आंसर लिखोगे? यूनिक नहीं, फीचर, फीचर ऑफ केवीके इज, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तब लगाओगे आप ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जिन्होंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि हमने एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता, उनको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? मैं कोशिश कर रही हूँ, तो बताए ऊपर वाला जानते हैं आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्स की मार्केटिंग कौन करवाता है? मार्केटिंग ऑफ एग्स एंड पोल्ट्री, क्योंकि इसमें स्कीम्स भी डाली गई है डिफरेंट स्टेट्स में, तो हमने स्कीम्स इसी में ले ली, वरना स्कीम्स का अलग कोई नहीं हो सकता है। कौन करवाता है एग्स एंड पोल्ट्री की मार्केटिंग? कौन सा ऑप्शन? ए, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये तो सबको पता होता है, एनईसीसी सबको पता होता है। बट मेरा क्वेश्चन ये अब डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन है एनईसीसी कौन होता है? क्या ये गवर्नमेंट की बॉडी होती है कि एनजीओ होता है? ये गवर्नमेंट की बॉडी है या फिर ये एक एनजीओ है? ये बताओ मुझे। शायद एनजीओ ही है। हाँ, याद रखना, शायद नहीं, अब से परफेक्ट। एनईसीसी, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये आपका एनजीओ है, या फिर ये आपकी एसोसिएशन है। किसकी एसोसिएशन है? पोल्ट्री फार्मर्स की। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर आपस में मिलके एक एसोसिएशन बना रहे हैं, और इस एसोसिएशन का क्या काम होता है, एनजीओ का क्या काम होता है? जो एग के प्राइसेस है उनकी मार्केटिंग करवाना, एग की प्राइसेस को रेगुलेट करवाना। तो एग की प्राइसेस 5 रुपए है कि 10 रुपए है, एग की प्राइस 20 रुपए होंगे कि 10 रुपए होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपकी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, वो यही करवाते एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें पोल्ट्री फार्मर्स इसके मेंबर होते हैं। ये जैसे एक एनजीओ होता है, वैसे एक एसोसिएशन होती है पोल्ट्री फार्मर्स की। क्लियर सबको? आगे बढ़े? नहीं आया समझ में? कुछ तो जवाब दो। फिर से रिपीट करना है? आंसर दो यार। नो मैम। नहीं समझ आया? आगे तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? इतने देर में तो एक और क्वेश्चन हो जाता हमारा। एफएसएसएआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हेल्थ एंड हेल्थ एंड फैमिली। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन होते हैं एफएसआई? क्या करवाता है ये? क्या काम होता है इनका? फूड क्वालिटी की टेस्ट। फूड क्वालिटी।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड क्वालिटी तो हमारा है नहीं, हम तो वेटनेरियन से, हमारे में क्या होगा, दूध में कितना फैट होना चाहिए, दूध में कितना एसएनएफ होना चाहिए, जो टोन्ड मिल्क का कितना फैट होना चाहिए, रिकमेंड मिल्क में कितना फैट होना चाहिए, स्टैंडर्ड में कितना फैट होना चाहिए, काउ मिल्क में कितना फैट होना चाहिए। अच्छा, दूध में कितने इंसेक्टिसाइड रेजिड्यूज हो सकते हैं, दूध में कितने पेस्टिसाइड रेजिड्यू हो सकते हैं, दूध की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। अच्छा, और एबेटोयर की, स्लॉटर हाउसेस की लाइसेंस, अगर आपको, आप में से किसी को एक स्लॉटर हाउस बनाना है, एक अबटवर बनाना है, तो स्लॉटर हाउस की जो लाइसेंस है वो भी आपको कौन देता है, एफएसएसए। समझ रहे हो मेरी बात? तो एफएसएसए का जो काम होता है वो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स बनाना, फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना, चाहे वो मीट हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो एग वगैरह हो, उसकी स्टैंडर्ड्स देता है आपका फसाई। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया में स्लॉटर हाउसेस की लाइसेंस कौन देता है, तो क्या लिखोगे आंसर, कौन देता है स्लॉटर हाउस को लाइसेंस? एफ। एफएसएसआई जो है, यही आपको स्लॉटर हाउस, अगर किसी को स्लॉटर हाउस बनाना है तो उसको इसी से ही लाइसेंस लेनी पड़ेगी। अगर इसने लाइसेंस दी तब जाके स्लॉटर हाउस बना सकते हो, अगर इसने नहीं दी तो स्लॉटर हाउस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, काउ स्लॉटर को कौन बैन करता है इंडिया में, किसी को पता है कौन सी मिनिस्ट्री है? आपको पता होगा ना, काउ स्लॉटर इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से, हमारे रिलीजन की वजह से नहीं अलाउड है। तो काउ स्लॉटर को कौन सी मिनिस्ट्री बैन करती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, जरा जीके में पूछा था ये, लेकिन गेस मारो कोई भी मिनिस्ट्री जिसको जो लगती है। सी, काउ इज अ ब्रीड, ठीक है, तो ब्रीड को कंजर्व करना है, ठीक है, मिल्क एनिमल्स को कंजर्व करना है, ये हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये हमारे पास एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, डीपीएसपी भी है हमारी, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी। आई डोंट नो, शायद आपकी जीके भी यूपी वालों को है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी है शायद आप लोगों को। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी है ये, और ये हमारा जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी है हमारी। अब जाके बताओ कौन सी मिनिस्ट्री करती होगी रेगुलेट, इसको बैन कर रही होगी काउ स्लॉटर को? आपके पास ऑप्शन है एनवायरमेंट, हेल्थ एंड फैमिली, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये तीन ऑप्शन है। एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री दूसरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तीसरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चौथी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कोई एक गेस मारो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, तो काउ स्लॉटर को जो बैन करता है वो होती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ बहुत सारे ब्रीड्स को कंजर्व करना है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, हमारी डीपीएसपी भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय एनडीडीबी। एनडीडीबी ने एक मोबाइल ऐप बनाई थी जिससे हमें क्या होता है, फार्मर्स को मदद मिलती है ताकि वो राशन को फॉर्मुलेट कर सके। क्या वो चारा विज्ञान है, चाहे वो संतुलन है, पशु पोषण है, या फिर पशुपालन पोषण है? क्या आएगा ऑप्शन? पशु। पशु, ए बी सी डी? ट्राई करो यार, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है कट सकता है और कौन सा रह सकता है? पशु पशु पोषण, पशुपालन पोषण, ये तो अजीब लग रहा है। संतुलन, तो संतुलन मतलब दिमाग का संतुलन, कुछ ऐसा कुछ है। और चारा विज्ञान, अब इन तीनों में से कौन सा लग रहा है आपको, ए सी या डी? ये ए, चारा विज्ञान, ठीक है, एक और, एक स्टूडेंट ने ए बोला, कोई और स्टूडेंट जो चेंज करना चाहे ऑप्शन? पशु पोषण है पशुपालन पोषण में? बैलेंस। पशुपालन पोषण डी, ठीक है, हम्म। ना इसमें डी है ना इसमें ए है, सॉरी। इसका जो आंसर है दैट इज सी, पशु पोषण। ठीक है, पशु का पोषण, पशु किसको बोलते हैं, एनिमल को, पोषण मतलब खाना पीना। तो ये हमारी जो एनडीडीबी है ना, इसने, एनडीडीबी पता है सबको? सबसे पहले एनडीडीबी पूछते हैं, क्या होता है एनडीडीबी? नेशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड। हाँ, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है एनडीडीबी का? एनडीडीबी कब बनी थी, एक ये पूछते एग्जाम में, एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछते एग्जाम में। एनडीडीबी का जो हेडक्वार्टर है, एनडीडीबी होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब बताओ डेयरी के कहाँ पे इंस्टीट्यूट है?
अमूल कहाँ पे है? अमूल कहाँ है? गुजरात। गुजरात, आनंद गुजरात। तो एनडीडीबी भी है आनंद गुजरात में। अब जाके नहीं भूलेगा, जहां पे अमूल वहां पे एनडीडीबी। एनडीडीबी जो बना था वो बना था 1965 में। और एनडीडीबी ने क्या किया था इंडिया में, किसी को पता है इसका क्या काम है? और काम किया, सबसे पहला काम क्या किया था एनडीडीबी? एनडीडीबी बनी क्यों थी? सबने सुना होगा ऑपरेशन फ्लड। जी मैम। तो ऑपरेशन फ्लड को जो लाने वाली बॉडी थी ना, वो आपकी एनडीडीबी थी। और ऑपरेशन फ्लड किसके किसके बारे में? मिल्क मैम। एग्जैक्टली, मिल्क। ऑपरेशन फ्लड का ये था कि भाई अमूल तो बहुत अच्छी है, अमूल तो अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो हमने सोचा कि हम लोग क्या करें, हम लोग अमूल जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बाकी एरियाज में भी बनाए। तो अमूल जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाकी एरियाज में बनाने के लिए एक मॉडल आया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड के कितने फेजेस हुए थे? जी। कितने फेज में? 3 फेजेस में। और तीनों फेजेस को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में पूछा जाता है, फेजेस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 1965, ये हेडक्वार्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है इसमें कि यार एनडीडीबी ने ही लॉन्च की थी ऐप। और एनडीडीबी ने क्या किया, इसने एक और ऐप बनाई पशु पोषण। पता है पशु पोषण में क्या होता है इस ऐप में? इसमें सपोज एक ऐप होगी, मोबाइल ऐप। इसमें क्या करना पड़ता है, फार्मर्स को लिखा भी है मोबाइल ऐप। फार्मर्स को पहले चुनना होता है मेरा कौन सा एनिमल है। उसने चुना एनिमल, काऊ है, बफलो है, शीप है, गोट है। उसके बाद वो देखता है उसकी एज क्या है। ठीक है, अपनी काऊ की एज क्या है, उसके बाद वो लिखना होता है। उसके बाद उसको लिखना होता है मेरी जो काऊ है ना वो किस स्टेज में है, गेस्टेशन फेज में है, लैक्टेशन फेज में है, इसको मेंटेनेंस का राशन चाहिए, प्रोडक्शन का राशन चाहिए, वो सब कुछ इसमें इसको डालना है। उसके बाद इसको डालना है इसमें कि मेरे पास कौन कौन से फीड है जो कि अवेलेबल है, फीड इंग्रेडिएंट्स वो डालना है। अगर इसको कोई बाजार से खरीदना पड़ रहा है, इसको उसका वो भी डालना है और उसका प्राइस भी डालना है। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये ऐप इसको बोलेगी कि भाई आप कौन सा राशन खिलाओ, कितने मात्रा में खिलाओ। वो ये ऐसा राशन का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा ताकि इस पे जो खर्चा है ना वो कम आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये पूछ रहा है आपको कि आपको अगर बाजार से कोई राशन लाना पड़ रहा है तो उसका प्राइस क्या है। ये सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और आपको बोलेगा कि अगर आपकी गाय गेस्टेशन में है तो उसको कौन सा राशन दे दो, किस क्वांटिटी में दे दो, ताकि आपकी खर्चा जो है ना वो कम आ जाए। इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट राशन। ये आपको आपके राशन को बैलेंस करके देगा, और इस तरीके से बैलेंस करके देगा ताकि फार्मर को ज्यादा खर्चा ना आ जाए। वैसे तो खुद से फार्मर को पता ही नहीं होता है ना कैसे फॉर्मुलेट करना है राशन। तो ये ऐसे फॉर्मुलेट करके देगा राशन कि एक तो अच्छा खासा राशन होगा, बैलेंस्ड होगा। ये भी बोलेगा कि कितना मिनरल मिक्सचर देना, सब कुछ बोलेगा। ये ऐप सब कुछ इसमें लिखा जाता है, मिनरल मिक्सचर कितना डालना है, कितना राशन देना है, कितनी बार देना है। उसके साथ ये ऐसा राशन का ऑप्शन देगा आपको, ऐसे फॉर्मुलेट करके देगा राशन कि फार्मर के जेब पे ज्यादा खर्चा ना आए। तो लीस्ट कॉस्ट राशन ही देगा। सबको समझ आई मेरा क्या मैंने बोलने का मतलब था? यस। ठीक है, तो ये ना 2 एग्जाम से पूछा गया था। एक तो आई थिंक पंजाब में, और रिसेंटली भी एक एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो याद रखना, ये ज्यादातर हम पढ़ते नहीं है एप्स वैप्स के बारे में। किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है, ये तो सबको पता होगा। 1550। सेकंड मैम, ओ सॉरी फर्स्ट मैम। फर्स्ट फर्स्ट वन फर्स्ट फाइव फाइव 1800 ठीक है, इसको रट लो। अच्छा, एक ये है डीडी किसान जो है आपका, मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ा है, शायद आपको नहीं शायद पता, मुझे शायद नहीं जानते हो आप लोग। तो डीडी किसान जो है ना, ये भी एक्सटेंशन का काम करता है। ये रेडियो होता है, टीवी चैनल होते हैं चैनल डीडी होता है किसान। डीडी चैनल। हाँ, डीडी किसान चैनल। डीडी किसान ने लाया है इस बार एआई रोबोट्स। ठीक है, डीडी किसान पे आप कोई इंसान नहीं बोलता। इस डीडी किसान पे 2 रोबोट्स आते हैं, एक मेल, एक नर, एक मादा। ठीक है, एआई रोबोट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दिन भर फार्मर्स को बोलते हैं कि यहाँ से हवा चल रही है, या कल बर्फ होने वाली है, परसों बारिश पड़ने वाली है, ये वाला फसल उगाओ, इस वाले फसल को काटो। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देती है डीडी किसान। और ये जो 2 रोबोट्स है ना, इसमें जो मेल है उसका नाम है कृष, जो फीमेल है उसका नाम है भूमि। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब जो है डीडी किसान पे भी जो एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं ना, इंसान नहीं कर रहे, रोबोट्स कर रहे। एक लड़का और लड़की, लड़के का नाम कृष, लड़की का नाम भूमि। डन? सबको समझ आ रहा है? इसी साल बनी थी ये, कुछ टाइम पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया था क्लास में ही ऐप के बारे में। 2024 की है। पता नहीं यार, रिसेंटली मैंने न्यूज में ही देखा था मैंने भी। आईकार का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल शीप एंड अबेका वू नगर मैम। रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे?
अभी का नगर अभी का राजस्थान, नगर राजस्थान के टोंक पेपर में ही आया होगा, राजस्थान। अभी पंजाब के पेपर में आया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज पकड़ना है। ये मैंने क्यों डाला, मुझे पता था आप लोगों को पता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से एक चीज समझ में आता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, उसको एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना। जैसे मखदूम, मखदूम में यूपी वालों के यहाँ भी एक इंस्टीट्यूट है, बताओ मखदूम में क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है मखदूम में? कैटल, मखदूम में गोट। गोट्स, एग्जैक्टली गोट्स का। कैटल का भी आपके यहाँ ही है, कैटल का कहाँ है? मेरठ, मीरठ, वेरी नाइस। इसी तरीके से इक्वाइन का कहाँ पे है? हिसार। हिसार हरियाणा, ठीक है। अच्छा, इसका कहाँ पे, याक का कहाँ पे? अरुणाचल, ठीक है। मिथुन का कहाँ पे, मिथुन नागालैंड, ठीक है। पिग्स का कहाँ पे, पिग्स का तो पता होगा, असम, हाँ असम गुवाहाटी, ठीक है। राजस्थान वालों के यहाँ एक और है, केमल, राजस्थान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक तो नहीं गए आप लोग? नो मैम। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे लगता है आप थक गए होंगे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, बोलते हैं इनमें से कौन सा है जो कि चैरिटी से बनता है, मतलब डोनेशन से बनता है, और कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि डोनेशन से बनता है, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, लोगों के दान से बनता है? गौशाला एंड पिंजरापोल, गौशाला एंड गोसादान, गोसादान एंड पिंजरापोल, कौन सा है ऐसा? ये अच्छा क्वेश्चन है, गौशाला मुझे लायन पिंजरा, तब गौशाला एंड, पिंजरापुर। वेरी नाइस। गोसादान क्यों नहीं? ये तो मैम गवर्नमेंट की क्योंकि बनी। गोसादान जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, राइट। तो गोसादान जो है वो गवर्नमेंट का है, और ये दो जो है वो हमारे डोनेशन, लोगों के डोनेशन से बनता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको आइडिया है गोसदन में कौन से जानवर रखते हैं, पिंजरा मोल में क्या कौन सा रखते हैं, गौशाला में कौन सा रखते हैं? गौशाला में तो नाम से पता चल रहा है इसमें काऊ रखते होंगे, है ना, गाव, गाव इज फॉर काऊ। तो कौन सी काऊ रखेंगे, जो कि स्ट्रीट कैटल, मतलब स्ट्रे कैटल होती है, आवारा गाय, बीमार गाय, नॉन प्रोडक्टिव गाय, उनको रखा जाता है। पिंजरा पोल में किसको रखा जाता है, सिर्फ गाय को या बाकियों को भी? बाकियों को भी। हाँ, तो ये फर्क होता है गौशाला पिंजरा पोल में। गौशाला सिर्फ गाय के लिए होता है, पिंजरा पोल जो होता है वो सब एनिमल्स के लिए होता है, ऑल एनिमल, चाहे शीप, गोट, केमल, पिग, सब कुछ आएंगे। ये फर्क होता है इन दोनों के बीच में। और गोसादान क्या होता है, गोसादान में भी गाय को ही रखते हैं, लेकिन गोसादान जो होता है वो सरकार का होता है, गौशाला जो होता है वो लोगों का होता है, लोगों के पैसों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम किस साल में स्टार्ट हुआ था? 70। 1970, 1970 में, हाँ। अब सेवन पूरा, 19, हाँ, तीनों प्रोग्राम्स को अच्छे से पढ़ना एग्जाम से पहले, और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना, ठीक है। केवी केस को, ये मैंने अभी बोला, केवी केस को कौन स्पॉन्सर करेगा? यूजीसी, आईआरए, आईकर, वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, आइकन। है ना, आज आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्जाम भी तो हमारे ही कंडक्ट करता है ना, पीजी वाला, यूजी वाला तो वीसीआई करता है, पीजी वाला तो आईकर, पीजी पीएचडी का आईकर ही करवाता है। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी, पंतनगर। कहाँ पे बनी थी? पंतनगर, है ना। इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं लास्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें 2 से 3 तक बाउंडेड शीट्स होते हैं? बुलेटिन, पैम्फलेट, लीफलेट, या फिर सर्कुलर? 2 से 3 शीट्स होंगे, 2 से 3 पेपर्स होंगे। पंपलेट है। पैम्फलेट। पंपलेट पैम्फलेट, वेरी नाइस। पहला चीज होता है लीफलेट, लीफलेट में कितने पेपर होते हैं? वन शीट सिंगल। होती है मैम। वन। फोल्डर वन में शीट कितने होते हैं, फोल्डर में? फोल्डर में सिंगल ही होता है, उसको सेम फोल्डर। होती है मैम। फोल्डर में सेम, लेकिन उसको फोल्ड किया जाता है कि नहीं? फोल्ड 2 या 3, 1 2 फोल्ड। पैम्फलेट में कितने होते हैं, 12। 2 से 12, राइट। बुलेटिन में 12 से 20। 12 से 20, वेरी नाइस। बुकलेट में 20 से 50। 20 से 50, और बुक में 50 से अबाउ। मोर देन 50, ठीक है, ये याद रखना। सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर होता है से एक ही पेपर, एक ही शीट होता है सर्कुलर में भी, तो सर्कुलर में भी एक ही पेपर होता है, एक ही शीट होता है, ठीक है। तो बस इतना करें आज, ठीक है, स्टॉप करें क्लास। यस। ओके। तो किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई समझने में कहीं पे प्रॉब्लम, या कुछ, किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया, ऐसा कुछ? मैम ये गौशाला और पिंजरापुर में मैंने कहीं पढ़ा था कि गौशाला में प्रोडक्टिव वाली ब्रीड को मतलब एनिमल हाँ, को रखते हैं, पिंजरापुर में हाँ, नॉन प्रोडक्टिव वालों को रखते हैं। हाँ, ये भी है, ये भी है कि प्रोडक्टिव कैटल को रखते हैं, लेकिन स्ट्रे को भी तो रखते हैं गौशाला में। आपने नहीं देखा है गौशाला में कितने एड्स आते हैं, उसमें उनकी टांगे, टांगों में लगी होती है, कहीं पे लगी होती है, हाँ।
वो भी रखते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से जो इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है ना वो यही है कि गौशाला जो होता है वो लोगों की डोनेशन से बनता है, दान पुण्य से बनता है। एक चीज समझो यार, अगर आपकी गाय प्रोडक्टिव होगी, कोई उसको गौशाला में रखेगा? मैम गौशाला में गवर्नमेंट से भी तो फंड मिलता है। मिलता है, लेकिन ऐसे तो उसमें भी ए, क्राइटेरिया है ना, अभी राजस्थान में आप एक किसको। गाय पे 100 रुपए 50 रुपए ऐसे है। तो वो उतना नहीं ज्यादा नहीं होगा ना, उससे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ज्यादा तो लोगों का और ही मैम होता अभी होगा उस पे डोनेशन। यूटीबी में लगे हुए हैं ना मैम 3-4 साल से, तो पता है इसलिए। अच्छा अच्छा, लेकिन ज्यादा तो लोगों के, क्योंकि आपने देखा यूट्यूब पे, मेरे को तो हमारे यहाँ नहीं होता। मैम यूट्यूब नहीं मैम, यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी नहीं ऐसी नहीं, पोस्ट आती है ना। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मुझे आज समझ में वो क्या है। मैंने बोला यूट्यूब पे, मैंने मुझे नहीं पता ज्यादा गौशाला वोशाला के बारे में, हमारे यहाँ नहीं होता। पर यूट्यूब पे मैंने अक्सर देखा होता है, जब हम ऐड करते हैं ना, तो वो एडवर्टीजमेंट में वो आती है ना, वो छोटे से एडवर्टीजमेंट दान के लिए गौशाला पे, तो वहीं पे मैंने देखा हुआ है कि वहां पे बहुत सारी गाय होती है, किसी को लगी होती है पैर में, किसी को कहीं पे, किसी को कहीं पे। तो अगर इंसान ऐसा सेल्फिश है ना कि अगर उसको प्रोडक्टिव कैटल होगी ना, उसको सड़क से भी कोई उठा के अपने घर ही ले जाएगा, चलो गाय तो दूध देगी, है कि नहीं? जी मैम। है ना, जब वो बेचारी नॉन प्रोडक्टिव बनती है, जब उसको लग जाती है, जब उसकी फ्रैक्चर हो जाती है, तब जाके हम उसको छोड़ो, अब इसका खर्चा कौन उठाएगा, रहने तो निकाल दो घर से बाहर। यहाँ तो मैम गौशाला में प्रोडक्टिव गाँव भी बहुत बहुत है। बहुत है, हाँ, गौशाला में हम्म, भी प्रोडक्टिव कैटल होते हैं, एग्जैक्टली हो सकते हैं प्रोडक्टिव कैटल। हम्म। जो रखवाली करते हैं उनका ये भी तो होगा लॉजिक कि जो फंड आएंगे वो दूसरे कैटल पे भी यूज हो मैम सकता उनको है। फंड ही तभी मिलता है जब रखवाले अच्छे से करेंगे, नहीं तो फंड नहीं हम्म, मिलेगा इनको गवर्नमेंट की ओर से। हाँ, ये भी हो सकता है एक रीजन, हाँ क्योंकि ये मैम प्रोडक्शन। वो विजिट होती है ना, हर हर महीने हर वीक विजिट होती है, विजिट करनी पड़ती है गौशाला। हाँ हाँ, इसके लिए तो जॉब्स लगते हैं, निकलते हैं ना अलग अलग नहीं मैम, वेटनेरियंस हम गौशाला जैसे के आप लिए। व्यू हो ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे हम्म, गवर्नमेंट ही पोस्ट है, जो उसमें हर वीक उसमें वो होती है रजिस्टर, जो हर वीक जाके साइन करना पड़ता है, उसमें विजिट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको वहां पे उसको ट्रीट करना होता है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ मैम, जैसे हॉस्पिटल है ना मेरे अंडर, तो मेरे अंडर एक गौशाला है, 2 गौशाला है मैम। अच्छा 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 अच्छा। तो आप जी। राजस्थान बैच से हो? जी मैम, राजस्थान आरपीएससी तो आपने उदयपुर। इससे पहले कोई एग्जाम दिया है? एफओ फूड इंस्पेक्टर का दिया था मैम। अच्छा, ये आपका पहला है वीएस वाला? जी मैम, पीएससी का फर्स्ट एग्जाम, मेरे 18 बैच है मैम। अच्छा, तो आपने सिर्फ आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो क्या? नहीं मैम, यहाँ एक अपना बैच हो रहा है मैम राजस्थान का अलग से, पशु आरोग्यम, अच्छा, तो उसमें है। शैलेंद्र सर का? जी सर, जी मैम, शैलेंद्र बोस का, वो हमारी कॉलेज से पास आउट है। हाँ हाँ, नवानिया मुझे से। पता। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो राजस्थान वाले वहां से एक पढ़ रहे, यहाँ से दूसरा, हाँ सही है। ये मैम टेस्ट सीरीज के लिए ना मैम, इसलिए। तो वो सर कैसा पढ़ाते हैं? मुझे नहीं पता सर, मैंने कभी नहीं बस मैंने नाम सुना है सर का, मेरे को नहीं पता कैसे पढ़ाते हैं। अब कैसा सर पढ़ाते हैं? मैम वो, आप तारीफ भी क्या करें, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उनके खुद के नोट्स बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं हाथ से नोट्स। अच्छा, जब क्लास में ही नोट्स बनाते हो? अब जो अभी क्वेश्चन थे ना इनमें, पूरे उन्हीं के नोट्स से लगभग लगभग जो पूरे हैं। अच्छा अच्छा, सही है। अभी जो यूपीपीएससी का पेपर लगा था, उसमें भी बहुत क्वेश्चन आए थे, यूपीएससी का तो 21 तारीख को हुआ था ना मैम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम्म। मिले थे इनके एग्जिट। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर खुद पढ़ाते हैं कि वहां और कोई भी पढ़ाते हैं? खुद मैम पूरे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाते हैं, बोर्ड पे बकायदा। अच्छा, बोर्ड पे पढ़ाने में लेकिन अलग ही मजा होता है। पैन बोर्ड से मैम, खुद है। हाँ, फैन बोर्ड से, ओके ठीक है फिर। जी। ओके देना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी मैम, थैंक यू।